हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा आई कैन समन गॉड्स की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मुझे नहीं पता है कि वीडियो ने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि बिना अपलोड करे ही मैं यहाँ पे सेकंड एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया हूँ। मेरे हिसाब से अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही दिया था कि यहाँ पे जुनियोवे उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला था दोनों किंगडम्स के बीच में, और वो इसी के जरिए यहाँ पे अपनी पोजीशन को दोबारा रिक्लेम करने वाला था। हालांकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पहला राउंड खत्म होते ही खत्म भी हो जाता है। ऑफ कोर्स कैंगलैंग किंगडम का वॉरियर यहाँ पे जीता था और कियान युवे किंगडम हार गई थी, क्योंकि उनके पास पावरफुल कैंडिडेट नहीं है। और ऊपर से कैंगलैंग किंगडम वालों ने यहाँ पे नासन सोल रियलम के कल्टिवेटर्स भेजे, तो उनका हारना जाहिर है। और ऑफ कोर्स कियान युवे किंगडम के जितने भी लोग थे वो कुछ ज्यादा ही नाराज थे। वो आगे से कहते हैं कि साले की बत्ती सी तोड़ दो, इतना ज्यादा हीरो कैसे बन सकता है यहाँ पे। खैर पहला मैच तो यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम जीत जाता है, जिसके बाद दूसरे मैच की बारी आती है और रेफरी आगे से कहता है कि अपने अपने पार्टिसिपेंट्स भेज दो। तो फिर इस बार कियान युवे किंगडम की तरफ से नैन मेंग जाता है, जो एक सुप्रीम जनरल भी है, और ये नासन सोल रियलम पे है। कैंगलैंग किंगडम की तरफ से यहाँ पे एक जेन नाम के बंदे को भेजा जाता है, और इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल बराबर ही है। कियान युवे किंगडम के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पे नैन मेंग आया है, जो कि पावरफुल बंदा है। वापिस जुनियोवे भी गुवान यू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। इस पे गुवान यू आगे से कहता है कि मैच इक्वल है, दोनों ही बराबर लेवल पे हैं, जिसके पास ज्यादा स्किल होंगे वो जीतेगा। जुनियोवे को यहाँ पे चिंता हो रही थी, क्योंकि कैंगलैंग किंगडम काफी ज्यादा हाई एंड कॉम्बैक्ट पावर रखता है, और उन लोगों ने काफी टाइम पहले कियान युवे किंगडम को पीछे छोड़ दिया है पावर के मामले में। इसलिए 52% चांस है कि यहाँ पे जेन जीत सकता है। जेन यहाँ पे नैन मेंग से कहता है कि वो काफी लंबे टाइम से उसे भिड़ना चाहता था, उसे निराश न करना। नैन मेंग उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे हमारे लोग नहीं है कि साला इस दो घोड़े के कंपटीशन के अंदर लड़ने आ जाएं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे अपना पहले पावर रिलीज करते हैं, जिसके बाद एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। नैन मेंग अपने भाले के साथ में यहाँ पे जेन के ऊपर हमला करता है, तो वो अपनी शील्ड की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन नैन मेंग की पावर ज्यादा थी, इसीलिए वो शील्ड टूट जाती है और जेन घायल हो जाता है। जेन उससे कहता है ताकतवर हो, लेकिन नैन मेंग उससे कहता है इतना काफी नहीं है। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे जेन के ऊपर स्लैश मारता है, लेकिन जेन इस बार इसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो आगे से स्नीक अटैक करते हुए कहता है कि भले ही वो यहाँ पे हार जाए, लेकिन कम से कम वो उसे बेपनाह प्यार यानी कि दर्द तो देने ही वाला है। इसके बाद वो अपने पास से कुछ एक्सप्लोसिव पिल्स या फिर डिटोनेट जो भी था वो निकालता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और नैन मेंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जुनियोवे के साथ साथ जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं गद्दार है साले, ये चीटिंग है, ऐसा कैसे साला तुम एरेना के बीच में स्नीक अटैक कर सकते हो, वो भी इस तरीके का, साला एरेना है उड़ा दो। वो भी जुनियोवे की फटी पड़ी थी, क्योंकि अगर यहाँ पे नैन मेंग हार जाता है तो फिर उसके पास मौका ही नहीं रहेगा स्टेज के ऊपर जाने का। ऑफ कोर्स 3 मैच है, अगर 2 यहाँ पे कैंगलैंग जीत जाता है तो फिर कहां से इन्हें मौका मिलेगा। हम लोग नैन यूजिन को देखते हैं और नैन मेंग इसका ही बाप है, तो इसे चिंता हो रही थी। हम लोग यहाँ पे जेन को देखते हैं और इसका चेहरा उतर चुका था, क्योंकि नैन मेंग हारा ही नहीं था। वो आगे से कहता है कि साला हम लोग इतनी बार हार चुके हैं कि दोबारा हार जाओ तो फांसी लगानी पड़ेगी, तो इतनी जल्दी तो हारने नहीं वाला। जिसके बाद वो यहाँ पे जेन का चेहरा पीछे से पकड़ता है और उसे उठा के एरिना में घुसेड़ देता है। और ऑफ कोर्स इसी के साथ ही यहाँ पे सेकंड मैच का विजेता नैन मेंग था, यानी कि दोबारा यहाँ पे युवे किंगडम जीत गया। अब बस लास्ट मैच बचा हुआ था, जिसके बाद पता चल जाएगा कि कौन है विजेता इस टूर्नामेंट का। इसके बाद नैन मेंग के यहाँ पे पूरी तरीके से वाहवाही होने लगती है, कहता कि एम्परर भी आगे से कहता है दैट्स माय जनरल। इसके बाद हम लोग कैंगलैंग किंगडम के दूतों को देखते हैं, जो कि अपने बंदे को आगे भेजते हुए कहते हैं कि वो पावरफुल था, अब तुम मुझे निराश न करना भाई। इसके बाद यहाँ पे थर्ड मैच शुरू कर दिया जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वही बंदा आगे बढ़ता है जिसका नाम साओबाई है, और ये आगे से चिखते हुए कहता है कौन है, किसके अंदर कूदा है भाई, कौन है जो मुझे चैलेंज करेगा। फिफ्थ प्रिंस ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे उन लोगों ने दोबारा एक नासन सोल रियलम का कल्टीवेटर भेज दिया। उनके पास ऐसा कोई कल्टीवेटर है ही नहीं। वो मन के अंदर यही सोचते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे दोबारा नैन मेंग को भेजना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी आगे नहीं बढ़ा था, इसलिए साओबाई आगे से बेइज्जती शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा कियान युवे किंगडम सुअरों का किंगडम है क्या, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो आके मुझे चैलेंज करके दिखा दे। इस पे जुनियोवे पीछे से कहता है कि थोड़ा सोच समझ के बोलो यार, साला हमारे ही किंगडम में खड़े हो, हमारी ही जमीन पे, जिंदा वापस नहीं जाओगे। इस पे साओबाई पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर उसे जुनियोवे और बाकी लोग दिखाई देते हैं। और ऑफ कोर्स साओबाई का सिंपल सा सवाल पूछता है, तो कौन है बे, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नेशनल बैटल चल रहा है, गली का लड़ाई नहीं है जो घुसे चले आ रहे हो। इस पे जुनियोवे आगे से अपना चोगा हटाते हुए कहता है कि वो थर्ड प्रिंस है यहाँ का, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो फिर उसके प्रिंस को भी यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा झटका तो एम्परर को लगता है कि ये साला नाचीज यहाँ पे क्या कर रहा है, और उससे बड़ा फिफ्थ प्रिंस को लगता है कि ये साला मरा नहीं, ये जिंदा कैसे है, और अगर जिंदा भी है लेकिन ये यहाँ पे आया कैसे, वो भी सही सलामत। ऑफ कोर्स यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे जुनियोवे के बारे में बात करने लगते हैं कि वो तो प्रिंस है ना, उसे तो उसे पोजीशन से हटा दिया गया था, कि इसने दारू भी है या फिर गांजा फूका है जो यहाँ स्टेज पे चढ़ के इस तरीके से बवाला मचा रहा है। अब उसी टाइम पे जुनियोवे अपने बाप से कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पे इसे चैलेंज नहीं करना चाहता है तो फिर मेरे सबऑर्डिनेट को चैलेंज करने का मौका दिया जाए। एम्परर आगे से कहता है करो ना यार, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो सट्टा लगाने से मतलब है बस। फिर इसके बाद जुनियोवे यहाँ पे जानबूझ के साओबाई से कहता है तुम लोग इतना ही ज्यादा एरोगेंट हो तो फिर क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, गूदा है तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ पे इस मैच के अंदर लगा सको। इस पे
साओ भी आगे से पूछता है कि क्या दाव पे लगाओगे, जिस पे जुन्युए आगे से यहाँ पे गुवानियो की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर तुम मेरे सबऑर्डिनेट को हरा देते हो तो फिर मैं अपने आप को मार लूंगा और मैं क्या कर सकता हूँ भाई, टट्टे लगे हैं, ले लो 6 करोड़ के। जिस पे साओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे कियानुए किंगडम के एक प्रिंस को मार देता है तो फिर ये जर्नी यहाँ पे पूरी तरीके से वेस्ट नहीं जाएगी, इसलिए वो तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है। बेसिकली अब ये यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का डुअल बन चुका है। इसके बाद साओ भी आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि जैसे कि तुम्हारी मर्जी साला, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे आफ्टर लाइफ में भेजे दे रहा हूँ और रिकार्ड उठो के दोबारा हीरो बन जाना। ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब इसी बारे में बात करने लगते हैं कि रूमर्स के हिसाब से यहाँ पे साओ भी नैनमैंग से ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा शक्तिशाली भी है। क्या सच में यहाँ पे थर्ड प्रिंस उसे हरा भी पाएगा? अगर वो नहीं हरा पाता है तो हमारा थर्ड प्रिंस अब थर्ड नहीं रहेगा, डेड प्रिंस हो जाएगा। वह नैन्यूजन भी अपने मन के अंदर यही सोचती है कि इसने साला कितनी बार जिंदगी को टक्का से छू के वापस आया है, लेकिन इसके बावजूद इसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, ये साला जिंदगी दांव पे लगाते रहता है। फिर इसके बाद गुवानियो यहाँ से अपना चोगा हटाता है तो सभी लोगों को पता चलता है कि ये वही पावरफुल बीइंग है जिसको वो लोग चाह रहे थे कि वो मैच को ज्वाइन करे। सबसे ज्यादा हैरान तो यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस होता है कि ये क्या हुआ। इस पे पैरेंट उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा रिएक्शन काहे मारे हैं। इस पे फिफ्थ प्रिंस आगे से बताता है कि यही पावरफुल पर्सन है जिसको मैंने आपको रिकमेंड किया था कुछ दिनों पहले, जो लुया इन के अंदर रह रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि यंग मास्टर जुन ने पहले ही उसे यहाँ पे ले लिया है। यानी कि थर्ड प्रिंस यहाँ पे यंग मास्टर जुन है और वो मन के अंदर सोचता है कि इसीलिए साले ने इनके अंदर मेरी बुरी तरीके से बेइज्जती की थी। इस पे नैन्यूजन भी अपने मन के अंदर यही सोचती है कि साला इनके अंदर जिसने मेरी बेइज्जती की थी साला ये यही था थर्ड प्रिंस, लेकिन इसने ये किया क्यों? वही पे एम्परर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए उसकी गद्दी ज्यादा मायने रखती है। वो मन के अंदर यही सोचता है कि हमारा थर्ड प्रिंस जो कि गलियों में नंगा घुमा करता था, कंचे खेलता था, अचानक से पावरफुल बन गया है और वो मन के अंदर यही सोचता है कि यह सच में यहाँ पे ये जीत भी पाएगा। ऑफ कोर्स बेटा कैसा आया है, सही सलामत है या नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जीत ज्यादा मायने रखती है। फिर गुवानियो सौबी से पहले ही कह देता है हार मान लो, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन सौबी को अंदाजा भी नहीं कि वो किसके सामने खड़ा है, तो वो इसे मजाक की तरह ले रहा था। ये कहते हुए बढ़िया मजाक था, पहली बार इतना ज्यादा हंसा हूँ। इसके बाद वो गुवान के ऊपर हटा कर देता है, ये कहते हुए भाड़ में जाओ अपने गंडासे के साथ में। गुवानियो सबसे पहले उसके गंडासे को ब्लॉक करता है, जिसके बाद अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए वो सौबी की सीने के ऊपर एकदम जोरदार स्लैश मारता है। ये स्लैश इतना बड़ा था कि उसकी छाती के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ऑफ कोर्स इतना ज्यादा डेडली अटैक था कि सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी ताकत है। यहाँ तक कि नैनमैंग भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि साला सौबी मुझसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी आसानी के साथ कैसे हार सकता है। वहीं पे कैंगलैंग किंगडम की तरफ से जो दूत आया था वो भी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पे गुवानियो यहाँ पे रेफरी से कहता है देख क्या रहे हो, बताओ ना कौन जीता। तो रेफरी आगे से डिक्लेयर करता है कि यहाँ पे कियानुए किंगडम जीत चुका है 2 मैच को जीत के। और ऑफ कोर्स सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो आगे से कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई हार्पिक लेके आंखों को साफ करूं मैं। किसी ने यहाँ पे कैंगलैंग के ग्रेट जनरल को बस एक मूव के अंदर हरा दिया। उसी टाइम पे जुन्युए आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि मुंह पे थोड़ा सा जोर रखो और उसे दबा के रख लो, नहीं तो मैं टिप मार दूंगा। मुझे यहाँ पे कुछ जरूरी कहना है इसलिए चुप बैठो। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हर किसी को पता है कि उसे यहाँ पे गद्दार बताया गया था और उसने पैसे भी चुराए थे। इसके बाद उसे पोजीशन से हटा के पत्थर तोड़ने के लिए भिजवा दिया गया था। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे वहाँ पे उस झूठे जाल के अंदर फंसाया था और किसने मुझे गद्दार बना दिया था, लेकिन मैं अपने साथ कुछ लेके आया हूँ और तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपने पास से यहाँ पे जियाहाओ का सर निकालता है जो कि बहुत बड़ा गद्दार था कियानुए किंगडम के लिए। इस पे सभी लोग यहाँ पे जियाहाओ का सर देख के हैरान ही हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को पता है कि जियाहाओ ने कैसे कर्म कांड किए हैं। यहाँ तक कि नैनमैंग भी उसे अरेस्ट करने में फेल हो चुका था और वो बच के भाग गया था, लेकिन जुन्युए ने बड़ी आसानी के साथ उसे मार भी दिया और उसे पकड़ के यहाँ पे लेके भी आया, जिससे साबित हो जाता है कि जुन्युए अब पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद जुन्युए पीछे मुड़ता और एम्परर से कहता है कि उसने जहाँ पे अचीवमेंट हासिल की है इतना काफी होना चाहिए उसके नाम के ऊपर जो दाग लगा है उसे मिटाने के लिए, जिसके लिए जनरल यहाँ पे तुरंत मान जाता है और वो आगे से बताता है क्योंकि थर्ड प्रिंस ने यहाँ पे गद्दार जनरल जियाहाओ को मार गिराया है तो फिर वो यहाँ पे अपनी गलती का पछतावा कर लिया है और उसे यहाँ पे उसका स्टेटस वापस कर दिया जाता है रॉयल प्रिंस वाला। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे थर्ड प्रिंस के सबऑर्डिनेट ने यहाँ पे उन लोगों को जीत दिलाई है, इसलिए यहाँ पे थर्ड प्रिंस का टाइटल चेंज करके किंग ऑफ यू दिया जाता है, यानी कि पूरे किंगडम के अंदर यही अपना हीरो है। और ऑफ कोर्स सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट कुछ दिनों के अंदर हासिल करना काफी ज्यादा टफ था। साथ ही में एम्परर यहाँ पे जुन्युए से कहता है क्योंकि यहाँ पे गुवानियो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है डुअल के दौरान में, इसलिए उसको यहाँ पे थर्ड रैंक की जनरल पोजीशन दी जाती है और उसके लिए एक अच्छी जगह भी असाइन की जाएगी जिसको यहाँ पे जुन्युए चूज करेगा। यानी कि भले ही गुवानियो यहाँ पे किंगडम का भले ही जनरल है, लेकिन इसके बावजूद जुवानियो यहाँ पे गुवानियो को ऑर्डर देगा तभी वो कुछ करेगा। उसके अलावा एम्परर यहाँ पे सिर्फ गुवानियो को ऑर्डर दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। साथ ही में एम्परर जुन्युए से कहता है क्योंकि डुअल खत्म हो चुका है इसलिए दोनों किंगडम अब यहाँ पे मीटिंग के लिए जाएंगे और एम्परर यहाँ पे पर्सनली जुन्युए को इन्वाइट करता है उस मीटिंग के लिए और उसे कहता है कि तुम अपने लोगों को आ सकते हो पैलेस के अंदर मीटिंग के लिए। इसकी मदद से यहाँ पे जुन्युए एक और साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर देता है और उसे 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिसे जुन्युए को समझ में आ जाता है कि उसका बाप उससे उम्मीद रखता है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे साइड क्वेस्ट ट्रिगर हो रहे हैं। इसके बाद अगला सीन इंपीरियल पैलेस का होता है और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि जुन्युए डायरेक्ट यहाँ
यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस को कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए वो जानबूझ के फिफ्थ प्रिंस के जलाने के लिए उससे कहता है और मेरे छोटे भाई कितने ज्यादा दिन हो गए तुमसे मिले हुए, और काफी ज्यादा गले लग रहा था उससे। और वो मन के अंदर सोचता है अगर मैं इस बंदे को यहीं पे ही मार दूं तो पता नहीं मुझे कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, मेन क्वेस्ट यही ही है। लेकिन जुनवे उसे अभी यहाँ पे मार नहीं सकता है। फिफ्थ प्रिंस भले ही यहाँ पे बुद्धि के मामले में बाहुबली है, लेकिन बॉडी के मामले में उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। इसीलिए जुनवे जब उसे कस के पकड़ता है तो उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगती है, तो वो जल्दी से कांपते हुए पीछे हट जाता है। जुनवे आगे से माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ की रिफाइनमेंट तक ही अटकी हुई है और तुम मेरे फाउंडेशन रियलम की पावर के सामने टिक नहीं पाओगे, सॉरी कहा तारू। फिफ्थ प्रिंस आगे से झूठ में ही कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, और वो मन के अंदर सोचता है कि हरामे की कल्टीवेशन इतनी जल्दी राइज कैसे हो रही है। और जुनवे उससे कहता है हाँ तुम एक नंबर की बेवकूफ भी हो, 2 महीने हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद तुम बेवकूफ हो। फिफ्थ प्रिंस कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय बेइज्जती सहने के, जिसके बाद वहाँ पे एम्परर भी आ जाता है। वहाँ पे एम्परर यहाँ पे जुनवे से कहता है कि तुम मेरे बगल में बैठोगे और तुम्हारे बगल में तुम्हारा जनरल बैठेगा। इसके बाद कैंगलैंग किंगडम के दूत और जनरल आके वहाँ पे बैठ जाते हैं और एम्परर आगे से कहता है कि मीटिंग शुरू की जाए। एम्परर हम लोगों को बताता है कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में जो अलायंस है उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए वो लोग यहाँ पे एक सिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी ओनरशिप किसको मिलेगी, यानी कि कौन से किंगडम को मिलेगी। सिटी का नाम युगवान है। एम्परर आगे से बताता है युगवान सिटी यहाँ पे कियानुवे किंगडम से ही है, क्योंकि वो यहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर टाइम से ही उनकी ही थी, इसलिए नेचुरली वो उनसे ही बिलोंग करती है। इस पे कैंगलैंग किंगडम यहाँ पे कहता है कि युगवान सिटी भले ही नेचुरली उनसे ही बिलोंग करती हो, लेकिन इसके बावजूद वो जो सिटी है वो नेचुरली यहाँ पे दोनों कंट्रीज से जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है जो कि चाइना के साथ भी जुड़ा हुआ है, म्यांमार के साथ भी जुड़ा हुआ है और इंडिया के साथ भी। इसीलिए कैंगलैंग किंगडम का जो यहाँ पे दूत था वो आगे से इस बात का हवाला देते हुए कहता है कि वो सिटी भले ही उनकी है, लेकिन अगर वो लोग उस सिटी को अच्छे से गार्ड करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो इससे उनकी सिटी के ऊपर भी बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, जो एक अच्छा हवाला है। लेकिन जुनवे आगे से उंगली करते हुए कहता है कि हाँ मानता हूँ मैं यहाँ पे युगवान सिटी को अच्छे से गार्ड करना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी उसे गार्ड करे, लेकिन तुम्हारा जनरल तो मर चुका है, तो आप बताओ तुम उस सिटी को कैसे डिफेंड करोगे। इस पे जैन आगे से कहता है कि भले ही यहाँ पे 100 भी मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है। जुनवे उससे कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है। इस पे जैन आगे से कहता है क्यों, क्या मुझे ऐसा नहीं लग सकता है। उसी टाइम पे हम लोग गुआन यू को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है ऐसा है क्या। ऑफ कोर्स गुआन यू जनरल है तो फिर यहाँ पे उसे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे से पता है कि मिलिट्री और बॉर्डर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। इससे अब एम्परर को यहाँ पे नया दाव खेलने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो इस बात का हवाला देते हुए कहता है कि उनके हिसाब से यहाँ पे जनरल गुआन यू ही सबसे बेहतर कैंडिडेट है जो गुआन सिटी को गार्ड करने के लिए, और उनसे जितना स्ट्रॉन्ग कोई यहाँ पे है भी नहीं। गुआन यू भी अब आगे से यहाँ पे कैंगलैंग डायनेस्टी वालों से कहता है कि अगर तुम में से कोई भी या फिर तुम्हारी कंट्री से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है मुझसे, तो फिर बस मुझे यहाँ पे युगवान सिटी का इंचार्ज बनना जाने दो, जिसके बाद जब तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आओगे तो फिर मैं यहाँ पे ब्लू ड्रैगन कर्सेंट ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा और कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। बेसिकली गुआन यू की ये मीठी धमकी थी जो कि इन दोनों को समझ में आ जाती है। इसके बाद एम्परर यहाँ पे मुद्दा बदलते हुए कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पे रिसोर्स ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में होता है। इसके बाद मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है और कैंगलैंग किंगडम का यहाँ पे जो दूत था वो आगे से यहाँ पे एम्परर से कह के जाता है कि थर्ड प्रिंस यहाँ पे असली जीनियस है। उसे पहले लगता था कि यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस ही असली जीनियस है, लेकिन ऐसा लगता है कि असली जीनियस तो अब यहाँ पे थर्ड प्रिंस निकला है। इस पे जुनवे भी आगे से कहता है कैसी बकवास करते हो भाई, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ऑफ कोर्स मुझे उससे बेहतर होना ही है। और वो आगे से कहता है लेकिन तुम्हारी कंट्री ही अंधी थी जो कि उसने वहाँ पे उसे क्राउन प्रिंस बना लिया। पीछे की तरफ हम फिफ्थ प्रिंस को देखते हैं जो कि भाईगो की वजह से पिचकारी मार देता है कोनी और वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। जुनवे आगे से कहता है हॉस्पिटल लेके जाओ यार, इसे कोई कितना कमजोर बच्चा है, थोड़ी सी बेइज्जती नहीं सह पाते ये लोग। यहाँ पे हम लोग मम्मी के जानलेवा हमले से बचने के बावजूद बत्ती सी दिखाते रहते हैं। पे जो ज़ेन था वो आगे से यहाँ पे अपने एम्परर यानी कि दूत से कहता है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि थर्ड प्रिंस भले ही यहाँ पे एक नंबर का घटिया और एरोगेंट बंदा है, लेकिन उसकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। वो यहाँ पे अपने अपोनेंट्स के लूप होल और उनकी कमजोरियों को काफी अच्छे से पहचान लेता है। डुअल के टाइम पे अगर उसने यहाँ पे पहले ही गुआन यू को भेज दिया होता शुरुआत में ही तो फिर 100 भी मारा नहीं जाता, बस वो मैच को हार जाता। लेकिन उसने शुरुआत में बिल्कुल ऐसा दिखाया कि उसने किसी को मारा नहीं है और वो किसी को मारना नहीं चाहता है, और उसने जानबूझ के यहाँ पे सौबी को फोर्स किया लाइफ एंड डेथ डुअल के लिए। इसके बाद उसने यहाँ पे सौबी को बड़ी आसानी के साथ मार दिया, वो भी एकदम फेयर तरीके से, कोई भी कुछ कह भी नहीं सकता है। और ऐसी स्ट्रेटेजीज और बुद्धि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं बना सकता है। वह पे जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे एक बार सिंहासन के ऊपर चढ़ गया तो वो साला पूरे कियानुवे किंगडम के ऊपर आग मूतेगा। एक तो भाई कैरेक्टर्स के बारे में ये बता ही नहीं रहे हैं यार। अब ये जो बंदा है जो कि यहाँ पे जुनवे को घूर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे एक मिशन ट्रिगर हो गया है। मिशन के अंदर जुनवे को बताया जाता है कि उसे थ्रोन यहाँ पे जुइसी से पहले हासिल करना पड़ेगा, और मिशन कंप्लीट होने से पहले जुइसी मर भी नहीं सकता है, जबकि ये तो साला दूसरे किंगडम से था ना, इसका थ्रोन से क्या लेना देना। यही चीज समझ में नहीं आती, ट्रांसलेटर की यही गलती है या फिर ऑथर ने से किया हुआ है। खैर जो भी हो, जुनवे अगर इस मिशन को कंप्लीट करता है तो फिर उसे 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और लकी ड्रॉ का मौका। वह जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है कि साला कितना लोग जलते हैं मुझसे, देखो तो कितनी नफरत करते हैं कि ऐसा मिशन यहाँ पे ट्रिगर कर दिया। इसके बाद एम्परर
सभी लोगों से कहता है कि फिफ्थ प्रिंस को हॉस्पिटल लेके जाओ और उसके ऊपर कोई ग्लूकोज चढ़ाओ, और वो बाकी लोगों से भी कहता है कि तुम सभी लोग दफा हो जाओ, जिस पे जुनयुए यहाँ से गवाही लेता है और तुरंत यहाँ से निकल जाता है। डुअल के बाद में दोनों किंगडम्स के अंदर यहाँ पे जुनयुए गुआनयू का नाम पूरी तरीके से फैल चुका था। वो दोनों ही काफी ज्यादा फेमस चुके थे, यहाँ तक कि किंगडैंग सिटी ये वही सिटी थी जहाँ पे जुनयुए ने सैंग क्लैन का खात्मा किया था, बाप बेटा चाचा दोनों का। और साथ ही में जुआनलिंग सेक्ट को भी उनके बारे में पता चल जाता है। और ऑफ कोर्स जुनयुए इतने समय यहाँ पे पूरे किंगडम्स के अंदर आइडियल लवर बन चुका है सभी लड़कियों के लिए। इसके बाद हम लोग फिफ्थ प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने चेलों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साला वो कुत्ता जिंदाबाद गया, साला एक काम दिया था तुम लोगों ने वो भी ढंग से नहीं कर पाते तुम। इसके बाद वो अपने चेले जिसका नाम डार्क लॉर्ड था उसे कहता है कि किसी को भेजो भाई, उस हरामी को मारने के लिए मैं चाहता हूँ कि वो अभी के अभी मारा जाए। इस पे ये डार्क लॉर्ड आगे से कहता है ठीक है मैं यहाँ पे थर्ड प्रिंस के साथ निपट लूंगा। लेकिन फिफ्थ प्रिंस का जो मैनेजर या फिर सलाहकार था वो यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस से कहता है कि वो अभी के लिए यहाँ पे जुनयुए को जाने दे, उसे अभी के लिए ना निपटे। हर किसी को पता है कि थर्ड प्रिंस ने यहाँ पे कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, इसलिए अभी इतने समय उसे यहाँ पे हमला करना या फिर उसे अपोज करना यानी कि कुछ बुरा करना उसके खिलाफ ये सही टाइम नहीं है, अभी के लिए इसे भूल जाओ। साथ ही में यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस को ये भी बताता है कि ये भी ना भूलिए कि यहाँ पे एम्परर यहाँ पे गुआनयू को युगवान सिटी भेजने वाले हैं प्रोटेक्शन के लिए, और बिना गुआनयू की प्रोटेक्शन के मुझे नहीं लगता है कि थर्ड प्रिंस इतना भी पावरफुल है कि वो हमारे खिलाफ जीत सकेगा, और यही सही टाइम रहेगा उसे पूरी तरीके से दवा की निचोड़ देने के लिए। और ऊपर से कुछ ही महीनों में यहाँ पे साउथर्न ड्रैगन्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन भी होने वाला है जो कि साउथर्न ड्रैगन्स डायनेस्टी ऑर्गेनाइज करवाने वाली है, जहाँ पे कम से कम टॉप 100 लोग उसके अंदर हिस्सा लेंगे जो कि डायनेस्टी के 7 मेजर सेक्ट में से एक होंगे, इसलिए आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो फिर अभी के लिए हम लोग जुनयुए को जाने देते हैं। फिफ्थ प्रिंस आगे से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं उस हरामी को यहाँ पे सबक सिखाना चाहता हूँ, साले ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। इस पे वो सलाहकार आगे से कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। और वो मन के अंदर सोचता है कि साले मैंने तेरी एक बार बेइज्जती की है और तेरी रेपुटेशन छीनी है तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोग जुनयुए को इन के अंदर देखते हैं जहाँ पे उसके ऊपर भाई लड़कियों का हमला हो जाता है। ये अपनी बार जान बचा के भाग रहा है, कहते हैं मेरे पीछे ना हो, मुझे जाने दो, मेरा चीरहरण ना करो तुम। वो लड़कियां उसके पीछे भागते हुए कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप इतने हैंडसम है, टैलेंटेड है, आप मेरे प्यार हैं, हम आपको ऐसे थोड़ी नहीं जाने जा सकते हैं। लेकिन जुनयुए की फटी पड़ी वो तुरंत भाग के अपने कमरे में आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और वो आगे से कहता है कि यानुए डायनेस्टी की औरतें कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार। डाजी अंदर ही बैठी हुई थी और वो जुनयुए से कहती है ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गए हैं। इसमें जुनयुए आगे से लार भागते हुए कहता है कि कितना भी हो जाऊं सदा तुम्हारा ही रहूंगा, तुम अभी भी मेरी सबसे फेवरेट हो। इस पे डाजी आगे से कहती है कि इसमें मुझे कोई भी भावना महसूस नहीं हुई, खाली खाली शब्द हैं ये। लेकिन तभी जुनयुए डाजी से कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुम्हें कुछ बड़ा ट्रेजर दिखाना है। इसके बाद वो डाजी को बाहर लेके आता है और उसे यहाँ पे सिल्वर ड्रैगन सोल डिस्ट्रॉइंग स्पीयर दिखाता है। अब मैं इसे स्पीयर ही बुलाऊंगा क्योंकि नाम कठिन मैं भूल चुका हूँ, दोबारा पढ़ के आया हूँ। डाजी भी इतने हाई लेवल के वेपन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि ये मिला कहाँ भाई, ये वेपन कोई मजाक थोड़ी ना है। और वो जुनयुए से पूछती है कि वो सच में इसे उठा भी सकता है क्या। जुनयुए आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैं उठा सकता हूँ। फिर जुनयुए को भी पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कभी भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे डाजी या फिर गुआनयू और टेंगू के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसे यहाँ पे अपनी जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो उनकी बिना कुछ भी नहीं रहेगा जब वो उसके पास नहीं रहेंगे। इसलिए वो यहाँ पे इस सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को मास्टर करना चाहता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ सके। लेकिन स्पीयर इतना ज्यादा भारी था कि जुनयुए की वह फटके चार हो रही थी, वो उसे उठा तक नहीं पा रहा पूरी तरीके से। वो मन के अंदर ये सोच रहा है अगर मैं इसको उठा पाऊं और स्विंग कर पाऊं तो फिर मेरे लिए काफी हो जाएगा। लेकिन मजाक नहीं था ये, भाई उसको उठा नहीं पा रहा था। जैसे हम लोग कोई बड़ा सा डंडा या फिर पाइप नहीं उठाते, वो उस तरीके से स्पीयर को उठाने की कोशिश कर रहा था कि खड़ा हो जा। इसके बाद जब वो उसे उठा लेता है लेकिन वजन की वजह से पीछे गिरने लगता है। डाजी से कहता है डाजी बचाओ यार। डाजी भी आगे से हंसते हुए कहती है कैसा नमूना है ये। और वो जुनयुए से कहती है कि उसके पास यहाँ पे एक ब्रीदिंग मेथड है जो उसे सिखा सकती है। इसकी मदद से कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जुनयुए की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इनहेंस हो जाएगी और वह स्पीयर के साथ में प्रैक्टिस कर सकता है। और कुछ ही महीनों में वो स्पीयर को पूरी तरीके से यूज भी कर लेगा उस ब्रीदिंग मेथड के साथ में। लेकिन उसी टाइम पे डाजी को पता चलता है कि किसी ने जुनयुए के ऊपर अटैक किया है, तो वो जल्दी से उस कुनाई के ऊपर हाथ मार के उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। जुनयुए पीछे मुड़ के कहता है कौन है बे, काहे लिए अटैक कर रहा है, इतना अच्छा मोमेंट था। इसके बाद वो स्पीयर को उठा लेता है और उस बंदे से कहता है कि तुम्हें पक्का मरने की इच्छा हो रही है जो तुमने मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने के बारे में सोचा भी। जिस पे ये फिफ्थ प्रिंस का सलाहकार ही था जो कि जुनयुए के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि खुद को ज्यादा हीरो न समझो, तुम मरने ही वाले हो। डाजी उसे लड़ना चाहती थी लेकिन जुनयुए मना कर देता है ये कहते हुए कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो स्पीयर उठा लेता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है एकदम चिल्लाते हुए, लेकिन सलाहकार उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है ये कहते हुए कि तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल बेकार है, मैं तो इसे आसानी के साथ डॉज करता हूँ। इस पे जुनयुए आगे से हंसते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें ये मारने के लिए उठाया था। इसके बाद वो स्पीयर को छोड़ देता है और हमें पता है कि स्पीयर का वजन 2267 किलो है, इसलिए वो जैसे स्पीयर को छोड़ता है स्पीयर धड़ाम से सलाहकार के ऊपर गिरता है और सलाहकार नीचे ही दब जाता है। अब ये उठ नहीं सकता।
कुत्ता। और जुनवे उसके ऊपर हंसते हुए कहता है और क्या लगा, तुम्हें लगा कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। इसके बाद वो उसके सर के ऊपर पैर रखता है और उसे कहता है बताओ तुम्हें किसने भेजा है भाई। और ऑफ कोर्स ये साले सगे होते हैं अपने बाप के नहीं लेकिन मालिक के पक्का होते हैं, इसलिए साफ कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। और जुनवे यहाँ पे उंगली भी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो आगे से कट्टा निकाल लेता है ये कहते हुए ठीक है भाई, इसका जवाब रेतीली पंछी को देना स्वर्ग में। इसके बाद वो गोली चलाता है और उस सलाहकार को मार गिराता है। इससे जुनवे को यहाँ पे 950 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं क्योंकि सलाहकार यहाँ पे फाउंडेशन रियलम की पीक पे था। इसके बाद वो पीछे मुड़ के डाजी से कहता है कि इसकी बॉडी जरा ठिकाने लगा दो। इस पे डाजी अपनी फिल्म का इस्तेमाल करती है और उसकी बॉडी वहीं पे ही जला देती है। इसके बाद जुनवे मुस्कुराते हुए यहाँ पे डाजी से कहता है कि चलो भैया जो परेशानी करने के लिए आया था वो तो निपट गया, अब तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे कौन सी ब्रीथिंग मेथड के बारे में बता रहे थे जिससे मैं यहाँ पे स्पीयर को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। इस पे डाजी यहाँ पे जुनवे को उस ब्रीथिंग मेथड के बारे में बता देती है, हमें नहीं बताया जाता, बस जुनवे को ही बताया जाता है। जिसके बाद वो स्पीयर उठा के यहाँ पे ब्रीथिंग मेथड की मदद से इजीली उसे प्रैक्टिस करने लगता है। और डाजी भी अपने मन के अंदर यही सोचती है कि अच्छा कर रहे हैं आप करते रहिए। इसी बीच हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे जब वो स्पीयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था उसी टाइम पे कोई उसके ऊपर हमला कर देता है ये कहते हुए हरामी कहीं के, जो कि फेंग हुआंग की डिसेबल ही थी, सॉरी साथी थी। जुनवे जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है और उससे कहता है क्या कर रही हो और फालतू में हमला करना गंदी बात होती है। लेकिन वो साथी आगे से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सब कुछ करने की। जिसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर यहाँ पे शॉर्ट से अटैक करती है। अब जुनवे की गुद्दी गर्म होने लगती है, वो स्पीयर उठाने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही फेंग हुआंग बीच में आ जाती है और अपनी साथी से कहती है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, थोड़ा गुस्से पे ध्यान दो अपने। लेकिन फेंग हुआंग की साथी आगे से कहते हैं कि इसने कल रात आपको मोलेस्ट किया था। मोलेस्ट? भाई ने छुआ तक नहीं था उसे। लेकिन इसके बावजूद फेंग हुआंग की साथी आगे से कहती है कि मैं इसे मार दूंगी। इस पे फेंग हुआंग तो आगे से शर्माने लगती है लेकिन डाजे का खून उबल जाता है। इससे जुनवे को समझ में आ जाता है अगर बात बिगड़ गई तो डाजे उसे ही खा जाएगी। इसीलिए वो पूछे मुड़ के यहाँ पे डाजे से कहता है कि ये सब बकवास है यार, मैं बस ऊपर से गिर गया था स्पीयर की वजह से, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। हालांकि डाजे को यकीन नहीं होता, वो आगे से भाई कहती है। इसके बाद जुनवे उन तीनों से कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे सीरियल किलर कह सकती हो लेकिन तुम मुझे यहाँ पे एक मोलेस्टर नहीं कह सकती, मैं ये सब काम नहीं करता। इस पे इन तीनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जुनवे आगे से कहता है कि यार मैंने आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है यार, तुम लोग मुझे यहाँ पे सीधा अपराधी ही घोषित कर दे रहे हो। फिर इसके बाद फेंग हुआंग आगे बढ़ती है और वो जुनवे को बताती है कि वो यहाँ पे अचानक से आ गए और इस बवाल के लिए माफी, लेकिन अब वो इस जगह को छोड़ के जा रही है, इसलिए वो आखिरी बार यहाँ पे जुनवे से मिलने के लिए आई थी। इसके बाद फेंग हुआंग आगे बढ़ती है और वो जुनवे से कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो जो मेरे कमरे के अंदर घुसा था, वो भी जानबूझ के। सच्ची कहूँ तो मैं तुम्हारा कत्ल करने वाली थी लेकिन इसी के बाद छोड़ दिया ऑथर ने। कुछ कहा होगा तो वो हमें आगे पता चलेगा। और जुनवे को समझ में आ जाता है कि फेंग हुआंग जलती हुई मसाल है, अगर सही से नहीं पकड़ोगे तो वो हाथ जला देगी। साथ में फेंग हुआंग यहाँ पे जुनवे से पूछती है क्या वो यहाँ पे अगले महीने के कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेगा। ये उसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में फिफ्थ प्रिंस ने हमें बताया था। जुनवे को इस कंपटीशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन फेंग हुआंग का गुस्सा शांत करने के लिए वो कह देता है अगर फेंग हुआंग चाहती है तो वो इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेगा। इस पे फेंग हुआंग उसे कहती है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे कंपटीशन के अंदर नहीं देखा तो अगले दिन सीधा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और छाती चीर दूंगी तुम्हारी। और मुझे यही चीज थोड़ी बहुत बुरी लगती है चाइनीज मानवा के अंदर की मेन कैरेक्टर की कोई औकात नहीं है, एंटी नायरलिस्ट कोई खतरनाक मानवा ना हो जैसे कि जू फैन वाला हो गया या फिर गुचेंग वाला हो गया। बट हम क्या ही कर सकते हैं, रियल लाइफ में भी तुम्हें पता है कि रियल लाइफ में भी यही होता है, जिन्हें जरूरत है उन्हें इंसाफ नहीं मिलता और जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें मिलता रहता है। खैर जुनवे यहाँ पे फेंग हुआंग से कहता है कि चिंता न करो, मैं पक्का यहाँ पे कंपटीशन के अंदर हिस्सा लूंगा, भले ही चाहे धरती फट जाए या आसमान फाट जाए। इस पे फेंग हुआंग उसे कहती है कि तो फिर हम लोग सीधा कंपटीशन के दौरान ही मिलेंगे। और फिर डाजी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी जुनवे का ऐसा कैरेक्टर। अब इसी वजह से यहाँ पे इस कंपटीशन से रिलेटेड एक और यहाँ पे साइड क्वेस्ट ट्रिगर हो जाती है जहाँ पे जुनवे को इसी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना है और एक्सीलेंट पोजीशन हासिल करनी यानी कि टॉप करना है। इसके बदले में उसे 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और साथ ही में एक लकी ड्रॉ। इससे जुनवे को समझ में आ जाता है कि इस छोटी सी साइड क्वेस्ट के लिए यहाँ पे इतना बड़ा रिवॉर्ड तो मिलेगा नहीं, बेशक कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होगा और वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल करना और भी ज्यादा टफ। इसलिए वो सोचता है कि समय निकाल के वो इस कंपटीशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन अभी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। जिसके बाद वो स्पीयर दोबारा उठा लेता है और सुबह तक प्रैक्टिस करते रहता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई की शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा तक थक जाती है। वो आगे से कहता है कि अब नहीं हो रहा। डाजे उसे कहती है कि आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, आपको इसको टेम्पर करने की जरूरत है। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि जुनवे को ढूंढते हुए आया था। जुनवे उसको देखता है और उसे यहाँ पे मैनेजर सन कह के बुलाता है। बेसिकली ये पैलेस का सारा काम धाम देखता है और एम्परर का राइट हैंड है। खैर मैनेजर सन यहाँ पे जुनवे को ये बताने के लिए आए थे कि एम्परर ने यहाँ पे ये बताया है कि थर्ड प्रिंस को दोबारा पैलेस के अंदर लेके आया जाए रहने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे किंग यूए है, एक प्रिंस है, वो यहाँ पे कैसे एक होटल के अंदर रह सकता है। इस पे जुनवे इस चीज के लिए मान जाता है लेकिन वो ये भी कहता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में ही आएगा जब तक उसका पैलेस बन नहीं जाता है, जिसके बाद वो उन्हें लेके पैलेस में चला जाएगा। दरअसल जुनवे को यहाँ पे अपने नहीं बल्कि यान फैमिली की चिंता थी, यान मोबी मर्चेंट फैमिली वाला, क्योंकि फिफ्थ प्रिंस अभी तक मारा नहीं था। अगर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो फिफ्थ प्रिंस उनके साथ कुछ कर सकता था, वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता है। मैनेजर सन इस चीज के लिए मान जाता है और उनसे कहता है कि अगर वो लोग फालतू में कोई बवाल वाल नहीं करेंगे तो वो आराम से रह सकते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं
हैं कि जुनिवे सभी को बुला लेता है और उनसे कहता है कि चलो पैलेस। इसके बाद वो सभी पैलेस के अंदर आ जाते हैं और सबसे पहले एम्परर से मिलते हैं जाके, जिसपे एम्परर यहाँ पे जुनिवे से कहता है अगर मैं तुम्हें अच्छे से ना देखूं तो फिर मुझे लगेगा ही नहीं कि साला तुम मेरे ही बेटे हो। इस पे जुनिवे भी आगे से हैरान होता है और मन के अंदर सोचता है इसका क्या मतलब है। और उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि पर्दे के पीछे से कोई जुनिवे के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है, जिसको जुनिवे जल्दी से पीछे हट के डॉज करता है, लेकिन वो शॉट यहाँ पे की मदद से कंट्रोल की जा रही थी, इसीलिए वो लगातार जुनिवे के ऊपर हमला करती ही रहती है। जिसपे जुनिवे अपने मन के अंदर सोचता है कहीं उसके बाप को ये तो पता नहीं चल गया कि वो उसका असली बेटा नहीं है, यानी कि ओरिजिनल बॉडी ओनर नहीं है, कोई और है, तो वो उसे मारना चाहता है। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और उस शॉट के 2 टुकड़े कर देता है और अपने बाप को घूरते हुए कहता है इसका क्या मतलब है भैया। इस पे जुनिवे का फादर आगे से कहता है कि बस वो यहाँ पे उसको टेस्ट करना चाहता था और कुछ भी नहीं, अब उसके यहाँ पे कोई भी बुरे विचार नहीं उसको लेके। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को यहाँ पे बुलाता है और उसे कहता है कि तुम बाहर जा सकते हो। जिसपे वो बंदा बाहर आता है जिसने जुनिवे के ऊपर अटैक किया था और वो उसे माफी मांगता है। जुनिवे का फादर उस गार्ड से कहता है कि तुम बाहर जा सकते हो, बाद में तुम्हें तुम्हारे वेपन का कंपेंसेशन मिल जाएगा। इसके बाद वो जुनिवे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो, तुमने अपने स्ट्रेंथ को यहाँ पे साबित कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें आने वाली कियानुवे जीनियस मीटिंग का होस्ट बनाने वाला हूँ। जुनिवे आगे से पूछता है ये कौन सी मीटिंग है, जिस पे जुनिवे का फादर उसे बताता है कि ये बस छोटी मोटी दावत होती है जो कि यहाँ पे जीनियस कल्टिवेटर्स को बुलाई जाती है कंट्री के आसपास के लोगों से, यानी कि सेक्टर से। ये वाली दावत कंपटीशन के दौरान में होती है, दोनों कंट्री के बीच में जब वो होता है तभी इसे रख लिया जाता है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। जिसमें जुनिवे अपने मन के अंदर यही सोचता है अगर वो यहाँ पे इस दावत के अंदर जाएगा तो फिर वो शायद से यहाँ पे कोई साइड क्वेस्ट को ट्रिगर कर सकता है और ये उसके ही फायदे की बात रहेगी। वो आगे से झूम जाता है, साइड क्वेस्ट की बरसात हो जाएगी उसके ऊपर, ऐसा इसको लगता है, जबकि होता कुछ नहीं वहाँ पे। जुनिवे का फादर उससे कहता है कि यहाँ पे हर प्रिंस भी आता है, शायद से तुम यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे हमारा नाम और ज्यादा ऊंचा हो जाए। जिसके लिए जुनिवे कह देता है ठीक है भाई कुछ कर दिखाऊंगा, ज्यादा ज्यादा एक दूसरे के गोटे फोड़ दूंगा और क्या कर लूंगा मैं, नाम बन जाएगा। साथ में जुनिवे का फादर उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे जो नेगोशिएशन दोनों कंट्रीज के बीच में किया और युगवान सिटी को अपने अंदर ले लिया, इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 100 फॉरबिडन पैलेस के गार्ड्स देता हूँ। वहीं पे जुनिवे हम लोगों को बताता है कि ये जो फॉरबिडन पैलेस गार्ड्स है ये 5th प्रिंस के अंडर में आता है। उसी टाइम में जुआनियों को यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं कोई साइड क्वेस्ट कंप्लीट करने के बदले में, जिससे उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और वो फाउंडेशन कोर रियलम के 7th लेवल पे आ जाता है। वहीं पे जुआनियों के फादर ये देख के हैरान हो जाता है कि ये तो सलाह बात करते करते ब्रेक थ्रू कर लेता है। वहीं पे जब जुनिवे का फादर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है तो फिर उसके लिए यहाँ पे जुआनियों के लिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जिससे यहाँ पे सिस्टम के लिए एक और साइड क्वेस्ट ट्रिगर हो जाती है और जुनिवे को बताया जाता है कि अगर वो यहाँ पे कियानुवे जीनियस मीटिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा तो फिर उसे यहाँ पे 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और एक रैंडम ड्रॉ। जिस पे जुनिवे को क्या दिक्कत थी, उसे तो अच्छा परफॉर्म करना ही था। वहीं पे जुनिवे का फादर अपने मन के अंदर सोचता है कि सिर्फ 1 महीने के दौरान में ही यहाँ पे जुनिवे ने काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर शायद से वो यहाँ पे कियानुवे किंगडम की तरफ से नैंजो मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन के अंदर भी हिस्सा ले सकता है, उन्हें रिप्रेजेंटेट करने के लिए कि वही कॉम्पिटिशन है जिसके बारे में 5th प्रिंस और फेंग हुआंग बात करके गई थी। नाम बदल दिया है, ट्रांसलेटर जो चेंज हुआ है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि इसमें कल्टीवेशन के जो फॉर्म्स होंगे यानी कि लेवल होंगे वो तुम भूल जाओ, समन्स कैसे आएंगे वो तुम भूल जाओ, तो ये तुम्हें ये मानवा अच्छी लगेगी। वहीं जुनिवे का बाप उसे कुछ ज्यादा ही घनी नजरों से घूरते जा रहा था, इसलिए जुनिवे अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई, कुछ पता चला क्या तुम्हें मेरे बारे में। हालांकि जुनिवे का फादर इस बारे में बहुत ज्यादा गहरी सोच रखा रहा था कि उसे यहाँ पे जुनिवे को नैंजो मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। जुनिवे का फादर उससे कहता है कि अब तुम जा सकते हो, कियानुवे जीनियस मीटिंग 1 हफ्ते के बाद होगी, तब तुम वहाँ पे जाना। अभी के लिए मैनेजर सन तुम्हें यहाँ पे फॉरबिडन सिटी गार्ड्स लेके जाएगा, वहाँ से तुम 100 फॉरबिडन गार्ड्स को चूज कर लेना जैसा तुम्हें मन में लगे। वहीं पे जुनिवे का फादर यहाँ पे जुनिवे को कुछ ज्यादा ही एकदम स्ट्रिक्ट और समझदार समझ रहा था, लेकिन तभी उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब वो जुनिवे को गलियारा कूदते हुए देखता है। और मुझे लगता है कि ये गली चीज है, मैं भी इसे हरकतें करता हूँ कभी कभी जब दिमाग ज्यादा खराब रहता है। हालांकि जुनिवे का फादर अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से मुझे यहाँ पे दोबारा सोचना चाहिए, जुनिवे कॉम्पिटिशन के अंदर भेजना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगली सुबह ही मैनेजर सन यहाँ पे जुनिवे को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उन सभी गार्ड्स को ट्रेन किया जाता है, फॉरबिडन सिटी गार्ड्स को। वहाँ के जो मैनेजर थे वो जैसे यहाँ पे मैनेजर सन को देखते हैं तो फिर उसे वेलकम करते हैं और जुनिवे को भी। और इन्हें पहले से ये पता चल चुका था कि जुनिवे यहाँ पे 100 गार्ड्स को लेने के लिए आया हुआ है। जुनिवे जब उस जगह को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों को एक साथ ट्रेन किया जा रहा था और ये सभी स्पेशल सोल्जर्स हैं, जिनको देख के जुनिवे अपने मन के अंदर सोचता है कि वो आगे चल के इनसे भी ज्यादा पावरफुल आर्मी यहाँ पे ट्रेन करेगा। इसके बाद 5th प्रिंस यहाँ पे आता है जो कि जुनिवे से कहता है कि तुम मेरी जगह पे क्या लेने के लिए आए हो। इसमें जुनिवे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पैलेस के अंदर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे 5th प्रिंस के लिए काम करते हैं। उसे पहले ही खबर लग गई कि वो यहाँ पे आने वाला है।
हालांकि जिन्होंने आगे से बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्या कह रहे हो भाई तुम, ये जगह तुम्हारी कब से हो गई, ये पूरी जगह यहाँ पे पूरे किंगडम की है। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पे गद्दारी करने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो। इस पे मैनेजर सर और दूसरे मैनेजर का आगे से मुंह बन जाता है कि इतनी जोर से थोड़ी ना ये कहना था। फिफ्थ प्रिंस का आगे से मुंह बन जाता है, वो आगे से कहता है, मजाक ना करो यार, इस तरीके के इल्जाम लगाने से तुम्हारे बीमार हो जाओगे। जिस पे जिन्होंने आगे से कहता है, फिर तो अच्छी बात है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं तो फिर मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जिसके बाद वो फिफ्थ प्रिंस से कहता है, जाओ जाके मेरे लिए यहाँ पे 100 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को चुन करके लाओ ताकि मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकूं। इस पे फिफ्थ प्रिंस आगे से कहता है कि यहाँ पे एम्पायर ने उसे इसकी परमिशन दी है कि उसे यहाँ पे 100 गार्ड्स मुफ्त में दिए जाएंगे, ना कि ये कहा है कि वो यहाँ पे उन्हें खुद से चूज कर सकता है। और ऊपर से यहाँ पे 100 गार्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और उनके पास जिम्मेदारियां हैं। वो ऐसा कैसे यहाँ पे जिन्नवे को इतने सभी गार्ड्स दे सकता है। इस पे जिन्नवे आगे से नौटंकी करते हुए कहता है, मेरी रक्षा करना क्या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ भाई। तो फिर फिफ्थ प्रिंस के पास यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो बड़ा वाला कैप्टन था, जो कि जिन्नवे से कहता है कि भले ही तुम थर्ड प्रिंस हो लेकिन इतना ज्यादा रूड नहीं हो सकते हो, हम लोग यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस की डायरेक्ट आर्मी है। इस पे जिन्नवे उसकी तरफ देख के कहता है, तू कौन है बे? इस पे फिफ्थ प्रिंस यहाँ पे जिन्नवे को बताता है कि यहाँ की फॉरबिडन आर्मी का इंस्ट्रक्टर है और ये पूरा फॉरबिडन एरिया और इस पूरी आर्मी उसके अंडर कमांड में आती है। जिन्नवे कहता है, अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि एम्परर ने भले यहाँ पे मुझे परमिशन दे दी है कि मैं कुछ गार्ड्स को लेके जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे मुझे ये अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए मुझे जाके यहाँ पे मैजेस्टी को ये कहना पड़ेगा कि वो अपनी कमांड को वापस ले सकते हैं, मुझे यहाँ पे गार्ड्स की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है और यहाँ से जाने लगता है, जिसमें यहाँ पे मैनेजर सर और दूसरा मैनेजर आगे से रोकने लगता है, ये कहते हुए कि आप मेरी आर्मी ले लो यार, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा लेकिन वापस ना जाइए, क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ पे एम्परर के लिए तौहीन हो जाएगा कि वो अपने कमांड को वापस ले रहा है। जिसपे फिफ्थ प्रिंस और वो इंस्ट्रक्टर अपनी तरफ देखते कहते हैं कि ये क्या प्लानिंग कर रहा है, ये हमें फंसाना चाहता है क्या। जिससे फिफ्थ प्रिंस को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे जिन्नवे से पहले एम्परर को जाके ये सब कुछ गाथा सुनानी पड़ेगी ताकि उसके ऊपर इल्जाम ना आए। वह जिन्नवे उससे 2 कदम आगे था, वो डायरेक्ट मैनेजर से ही कह सकता है कि तुम यहाँ से भागते हुए सीधा एम्परर के पास जाओगे और यहाँ पे जो कुछ भी हो वो डिटेल में उन्हें बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तुमसे छीन लूंगा, लंगड़े चलोगे फिर। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं तो चला भाई कल्टीवेट करने, तुम लोग अपना देख लेना। वह पे सभी लोग उससे कहते हैं, वापस आ जाओ यार, ना जाओ ऐसे। वह फिफ्थ प्रिंस तो अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि उसे एम्परर के पास पहले जाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे सारा इल्जाम जिन्नवे के ऊपर आ जाए। इस पे अगला सीन डायरेक्ट एम्परर का ही होता है, जहाँ पे मैनेजर सन आके एम्परर को सब कुछ बता देता है। इस पे एम्परर को समझ में आ जाता है कि जिन्नवे को यहाँ पे एक भी गार्ड नहीं चाहिए, लेकिन मैनेजर सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिन्नवे क्या सोच रहा है। अब उसी टाइम में यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस भागते हुए आता है और चुगली करने के लिए, और वो आते हैं यहाँ पे घुटनों पे बैठ जाता है और सारा इल्जाम जिन्नवे के ऊपर डालने लगता है, ये कहते हुए कि जिन्नवे ने उससे कुछ कहा क्या। इस पे एम्परर आगे से कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या। जिस पे फिफ्थ प्रिंस आगे से कहता है कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसे यहाँ पे थर्ड प्रिंस की रिक्वेस्ट से कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो जितने चाहे उतने गार्ड्स को चूज कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पे फॉरबिडन आर्मी को रिस्पेक्ट नहीं दी और ऊपर से उनकी बेइज्जती कर दी, ये कहते हुए कि ये तो साले गधे हैं गधे, इनसे अच्छा तो मैं सुअर पाल लूं। इसी वजह से पूरी आर्मी गुस्सा हो गई और जब वो पूरी आर्मी को समझा के यहाँ पे गार्ड्स को छोड़ने वाला था, उसी टाइम पे यहाँ पे जिन्नवे ने मना कर दिया और पीठ दिखा के वहां से चला गया। उसने यहाँ तक कि ये भी कहा कि उसे यहाँ पे फॉरबिडन आर्मी से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं भागते हुए मैं आपके पास चला आया ये बताने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस फॉरबिडन आर्मी का बहाना बना के सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम लगाना चाहता है, इसलिए फिफ्थ प्रिंस यहाँ पे एम्परर से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पे फॉरबिडन की आर्मी के ऊपर कोई भी इल्जाम न डाले, यहाँ पे थर्ड प्रिंस है जो कि जिम्मेदारी के लायक नहीं है। जिस पे मैनेजर सन अपने मन के अंदर सोचता है कि अच्छा, इसीलिए थर्ड प्रिंस ने मुझसे कहा था कि मुझे एम्परर को हर एक बात डिटेल में समझानी पड़ेगी। साले ने जो गेम खेला है काफी तगड़ा खेला है। फिफ्थ प्रिंस आके खुद ही कूद गया, बेचारा फिफ्थ प्रिंस कुछ ही देर में इसके गोटे मुंह में आ जाएंगे। हम लोग फिफ्थ प्रिंस को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे एम्परर से कहे जा रहा था कि आप प्लीज मेरे ऊपर यकीन कीजिए, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर आप आर्मी के इंस्ट्रक्टर से भी पूछ सकते हैं। इस पे एम्परर आगे से कहता है कि मुझे शुरुआत में लगा था कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस थोड़ा बहुत नादान है, खेलता कूदता रहता है मनमर्जी के हिसाब से, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता था। इसके बाद एम्परर यहाँ पे एकदम फूट पड़ता है फिफ्थ प्रिंस के ऊपर, वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, साले तेरे को मैं क्या लगता है, गधा है क्या, कि जब चाहे आके मुझसे झूठ बोल देगा और मैं यकीन कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि रॉयल कैपिटल आर्मी तुम्हारे बाप की आर्मी है, वो पूरी नेशन की आर्मी है। इसके बाद एम्परर यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस से कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे फॉरबिडन आर्मी की डिग्री हासिल लेता हूँ, अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम फॉरबिडन आर्मी से कुछ भी काम करवा सकते हो। ऑफ कोर्स फिफ्थ प्रिंस के पास यहाँ पे कहने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जाल के अंदर खुद आके फंसा है और वो सिर्फ यहाँ पे थर्ड प्रिंस यानी कि जिन्नवे को गाली देते हुए कहता है कि साले को मैं कुत्ते के तरीके मारेगा, पक्का मार देगा मैं उसको। वहीं पे हम लोग जिन्नवे को देखते हैं जिसको खटाखट छींके आ जा रही थी, वो आगे से कहता है, कौन है साला पीठ पीछे बुराई कर रहा है। अब उसी टाइम पे यहाँ पे यानमो भी जिन्नवे के पास आता है और उसे बताता है कि फिफ्थ प्रिंस यहाँ पे फॉरबिडन आर्मी से कमांड ले लिया गया है, अब वो फॉरबिडन आर्मी का और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिसपे जिन्नवे काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने जो जाल यहाँ पे बिछाया था फिफ्थ प्रिंस खुद ही उसमें कूद गया और वो आगे से कहता है कि जल्दी नहीं तो बाद में साले को मैं मार भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कियानुवे जीनियस मीटिंग के लिए तैयारी करो, मैं वहाँ पे खुद को बेइज्जत नहीं करा
सकता हूँ साइड क्वेस्ट का जो सवाल है। वहीं पे यानमो भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसने जुनवे को यहाँ पे चूज करके सही फैसला लिया। इसके बाद अगला सीन एक हफ्ते के बाद का होता है और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कियान युवे जीनियस मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पे सभी जीनियस आए हुए थे अलग अलग सेक्टर से और किंगडम से और सिटी से। अब इसी मीटिंग के बीच में हम लोग यहाँ पे जुआनिंग सेक्टर के जुंजी को भी देखते हैं, जिसने पहले भी यहाँ पे जुनवे के साथ मैच किया हुआ है। वहीं पे सभी लोग आगे से बात कर रहे थे कि इस मीटिंग के दौरान में हमेशा यहाँ पे फ्रेंडली मैच होता ही रहता है और शायद से इस बार थर्ड प्रिंस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन साले की कल्टीवेशन ज्यादा है, साला मैच जीतेगा ही जीतेगा, कोई उसे चैलेंज ना करना, फायदे में रहोगे। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है हाँ यार अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, शुक्रिया। वहीं पे हम लोग जुनवे को देखते हैं और उसे पार्टी काफी ज्यादा बुरी लग रही थी। वो मन के अंदर सोचता है अगर मुझे पता होता कि ये पार्टी इतनी ज्यादा बुरी होगी तो फिर मैं यहाँ पे डाजी और बाकी लोगों को लेते आका। अब उसी टाइम पे उसकी नजर यहाँ पे जुनजे के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से कुछ अजीब और बाहर निकल रहा था। वहीं पे ये जब यहाँ पे जुनवे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और धड़ाके के साथ में ये जुनवे के ऊपर शॉट से हमला कर देता है। जुनवे जल्दी से पीछे हटता है और उसके शॉट अटैक को डॉज करता है और उससे पूछता है क्या हो गया है यार, तुम तो एकदम पगला गए हो, अंधाधुंध हमला कर रहे हो, थोड़ा सा तो संभल के करो। लेकिन जुनजी यहाँ पे जुनवे से कहता है कि वो उसको चैलेंज करना चाहता है। जुनवे उसे कहता है कि कर लेते यार, अचानक से हमला करने की क्या जरूरत थी, गोटे मुंह में आ गए थे मेरे। इस पे सभी लोग आगे से यहाँ पे जुनजी का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि जुनजी यहाँ पे पहले ही फाउंडेशन रियलम के पीक पे है, वहीं पे जुनवे सिर्फ अभी तक यहाँ पे 7th लेवल पे ही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे जुनजी यहाँ पे जुनवे को बुली कर रहा है। लेकिन कुछ लोग आगे से ये भी कहते हैं कि भले यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल कम है, लेकिन इसके बावजूद जुनवे इतने समय यहाँ पे किंग युवे है, यानी कि उसके पास टाइटल है और टाइटल होने के नाते उसे यहाँ पे जुनजी का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए थोड़ी बहुत इज्जत देने के लिए। और इतने समय यहाँ पे जो जुनवे की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा हाई है, वो यहाँ पे ऑफर को रिजेक्ट करके अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहेगा पब्लिक के सामने। नैन यूजिन भी यहाँ पे जुनवे से पूछती है क्या तुम सच में उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हो। इस पे जुनवे आगे से कहता है क्यों नहीं करूंगा भाई। इस पे नैन यूजिन उसे कहती है कि थोड़ी तो कॉमन सेंस रखो यार, 1 महीने पहले तुम यहाँ पे सिर्फ की रिफाइनिंग के 2nd लेवल पे थे, हालांकि तुमने काफी जल्दी प्रोग्रेस करके यहाँ पे खुद को फाउंडेशन लेवल पे ले आया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जुनजी जुआनिंग सेक्टर का नंबर 1 जीनियस है, उसके साथ मुकाबला करोगे तो फिर तुम हारे ही जाओगे। इसे पता नहीं कि जुआनियो ने उसे पहले ही हरा दिया है, पता नहीं अब ये क्यों लड़ने के लिए आया हुआ है। जुनवे उस घोड़ी से सॉरी नैन यूजिन से कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। इस पे सभी लोग आगे से यहाँ पे जुनवे के लिए तारीफ करने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमारा किंग तो यहाँ पे काफी ज्यादा बहादुर है, चलिए चलते हैं बाहर देखते हैं मैच आपका कैसे जाता है। इसके बाद लोग एरिना के पास में आ जाते हैं और जुनवे अपने पास से स्पीयर निकालते हुए कहता है कि फालतू की कोई बकवास नहीं, सीधा हमला करो। जिसपे जुनजी यहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जुनवे के ऊपर अंधाधुंध हमला करे जा रहा था, यानी कि पूरी बजर्ग मोड में। जैसे कि होता ना कि बिना कवर करे ही तुम गोली दागते जाए हो, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ तक कि जुनवे को भी फाइटिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत यहाँ पे बदलाव नजर में आता है, क्योंकि उसने जुनजी के साथ पहले भी फाइट की हुई है, वो इस तरीके से नहीं लड़ता है। हालांकि जुनजी से पहले से स्ट्रॉन्ग भी था, वो यहाँ पे जुनवे के हर एक अटैक को काफी इजीली ही डॉज कर ले रहा था। जिसके बाद वो पीछे हट के जुनवे के ऊपर दोबारा एक स्लैश मारता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। जुनवे उसे काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है और स्पीयर काफी ज्यादा हाई लेवल का है, तो फिर उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो मन के अंदर यही सोचता है कि इन अटैक्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई फ्रेंडली फाइट होने वाली है। जिसके बाद जुनजी यहाँ पे पिछवाड़े का जोर लगाता है और जुनवे के ऊपर पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जुनवे दोबारा स्पीयर की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मन के अंदर सोचता है कि साले का हर एक अटैक पूरी तरीके से डेडली है, ये तो कहो मेरी रफ्तार तेज है, नहीं तब तक मेरे छाती के 2 टुकड़े हो चुके होते। अब उसी टाइम पे जुनजी यहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बेसिकली शॉट की टेक्निक, जिसकी मदद से वहाँ पे अपनी की से कई सारी शॉट्स बना लेता है और जुनवे के ऊपर स्पीयर अटैक कर देता है। वहाँ पे जुनवे को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, इसलिए वो आगे से यहाँ पे 66,000 टेक्निक का इस्तेमाल करता है और मैं नाम भूल गया भाई उस क्या था उसका, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे जुनवे अपने साइज को छोटा करता है, जिनकी मदद से वो यहाँ पे शॉर्ट कीज को काफी इजीली ही डॉज कर लेता है। वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि साले ये जुनवे गायब कहाँ से हो गया, वो भी एरिना के एकदम बीच से। कहीं उसने किसी तरीके की खास टेक्निक का इस्तेमाल तो नहीं किया खुद को छुपाने के लिए, और सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये किसी तरीके की हाइडिंग टेक्निक ही होगी। अब उसी टाइम पे जुनवे यहाँ पे दोबारा अपने साइज को बड़ा कर लेता है, ज्यादा देर तक वो खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाता। इसको देख के युनजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जुनवे आगे से हफ्ते हुए कहता है ये तो कहो मैं तेज था, नहीं तो मेरे अब तक यहाँ पे टुकड़े हो चुके हैं, छाती में सुइया घुसी होती तीली के तरीके। सॉरी यार, जुनवे बड़ा नहीं हुआ, अभी भी छोटा ही है वो, क्योंकि हम उसके सामने यहाँ पे जुनजी को देखते हैं जो कि एकदम पहाड़ की तरह खड़ा था। वहीं अब जाके जुनवे को यहाँ पे जुनजी के अंदर से डिमोनिक की महसूस होती है और वो मन के अंदर सोचता है कहीं ने साले ने डिमोनिक पाथ का तो रास्ता नहीं चूज कर लिया जब मैंने इसे हरा दिया था। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ा पड़ाव बन चुका है और मुझे इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ पे जुनजी को मार भी नहीं सकता है। जुआनलिंग सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा सेक्ट है, अगर वो उसे डायरेक्ट मार देगा तो फिर वो परेशानी के अंदर फंस सकता है। जिसके बाद वो जुनजी के पीछे जाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को घुमाता है और पीछे से बड़ा होके उसकी तशरीफ में घुसा देता है, और इतना ही नहीं वो जादू की झड़ी को आगे पीछे भी करता है। और जुनजी को यहाँ पे जो इससे ऑर्गेजम मिलता है उसकी बात ही ना करो, एकदम अलग ही लेवल का चरम सुख मिलता है उसे। हाथों से ओयो और मुंह से ओयो सब पता चल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग किसी दूर किसी
इलाके में उसी कल्टीवेटर को देखते हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे जुन्युए ने काफी टाइम पहले बताया था। बेसिकली जब ये लोग इन के अंदर पहली बार घुसे थे तब उनकी मुलाकात एक डिमोनिक कल्टीवेटर से हुई थी और इसी के जरिए हमें यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेशन के बारे में पता चला था। दरअसल यहीं पे जुंजी को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो यहाँ पे जुन्युए को मार सके और उसके जितने भी इक्विपमेंट है उन सभी को चुरा सके, लेकिन अब उसे यहाँ पे जुंजी के ऊपर गिव अप करना पड़ रहा है। हालांकि ये बंदा आगे से कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी कीमत पे उसकी वो गन चाहिए, वो एक हाई लेवल का वेपन है और मुझे किसी भी कीमत पे वो सभी वेपन चाहिए। और ये मन के अंदर सोचता है कि तुम ज्यादा दूर न जाना जुन्युए, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन दोबारा मिलता नहीं है ये। मैं 110 चैप्टर पढ़ चुका हूँ और ये मुझे दोबारा दिखा ही नहीं, यहीं से ही गायब हो जाता है ये। फिर इसके बाद हम लोग पीछे की तरफ जितने भी लोग थे वो सभी इसी जीत के बारे में बात कर रहे थे। हमारा किंग युवे यहाँ पे जीत तो चुका है, लेकिन जिस तरीके से वो जीता है वो कुछ ज्यादा ही सेमलेस तरीका है, लेकिन जीत जीत होती है। हमारा जुन्युए महान। हम लोग जुंजी को देखते हैं जो अपनी तस्वीर को पकड़ के बैठा था और ये चिल्ला रहा था। वहीं पे जुन्युए को पता चल जाता है कि यहाँ पे डिमोनिक की गायब हो चुकी है, तो फिर अब उसे यहाँ पे जुंजे के खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद जुन्युए पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि किसी और को चैलेंज करना है क्या भाई, किसको तशरीफ में लेना है भाला ये। लेकिन कोई भी यहाँ पे जुन्युए के खिलाफ जीतना नहीं चाहता था क्योंकि कोई भी अपनी वर्जिनिटी खोना नहीं चाहता है। नैन्यूजन यहाँ पे जुन्युए से कहती है कि यार तुम तो कुछ ज्यादा ही गंदे हो यार, इस तरीके से कौन जीतता है, और तुमने जो उसे ऑर्गेजम दिया कमाल का था भाई दबे वो। हालांकि कियान यहाँ पे नैन्यूजन से कहती है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, जुन्युए ने यहाँ पे जुंजी को पहले भी हराया था। इस पे नैन्यूजन आगे से पूछती है कि कब हराया था भाई इसने यहाँ पे। इस पे कियान आगे से बताती है 1 महीने पहले जब ये एकदम भगोड़ा हुआ करता था, पत्थर तोड़ने के लिए जा रहा था। जिसपे नैन्यूजन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि जुन्युए अब पहले से और भी ज्यादा बदल चुका है। वही जुन्युए अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि जुंजी के अंदर यहाँ पे डिमोनिक की तो थी, लेकिन अचानक से वो गायब कैसे हो गई। वो यही सोचता है कि वो डाजी से इसके बारे में बाद में जरूर पूछेगा, क्योंकि वो किसी भी यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर को या फिर डिमोनिक क्लैन को कियान युवे किंगडम के अंदर आने नहीं दे सकता है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। खैर इसके बाद ये वाली मीटिंग यहाँ पे आधी रात तक चलती है और ये लोग सुबह तक थक चुके थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे भाई ये। हालांकि यहाँ पे जुन्युए ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, इसलिए उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है। जिसके बाद जुन्युए हाथों को मलते हुए कहता है कि लकी ड्रॉ इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, पता नहीं मुझे इस बार क्या मिलेगा, पिछली बार गन मिली थी, पता नहीं इस बार कौन सा हथियार मिलेगा। इसके बाद उसकी आंखें चमकने लगती है और वो सिस्टम से कहता है लकी ड्रॉ इस्तेमाल करो। वही जुन्युए के आगे से मैं हाथ फड़फड़ा रहे थे, वो आगे से कहता है स्वॉर्ड मिल जाए, हथियार मिल जाए, रुई जुंगू बैंग मिल जाए, यानी कि वुकोंग का हथियार। लेकिन निकलता क्या है, सूजिन का ब्रा, वो भी यूज किया हुआ। मैं भी यहाँ पे हैरानी हो चुका था क्योंकि मुझे सच में लग रहा था कि सिस्टम कोई वेपन या फिर कोई स्किल देगा, लेकिन सिस्टम गॉट अस, उसने हमें ट्रोल कर दिया। क्योंकि अगले ही पल यहाँ पे डाजी भी आ जाती है जो कि जुन्युए से कह रही थी कि तुम्हें कुछ काम था क्या, तुमने मुझे बुलाया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर यहाँ पे जुन्युए के हाथ के ऊपर पड़ती है जहाँ पे उसका इस्तेमाल किया हुआ बेली पेंट रखा हुआ था। दरअसल इस टाइम पे ब्रा नहीं हुआ करती थी, इसीलिए चाइनीज वुमेन्स एक खास कपड़े का इस्तेमाल करती थी अपने चेस्ट को ढकने के लिए ताकि निपल्स ना दिखें। नो हॉर्नीनेस सीरियस कन्वर्सेशन। खैर हमें डाजी के बारे में पता है कि अगर वो नरम है तो नरम है, सख्त है तो सख्त है, बिल्कुल हमारे इरादों की तरह। तुम्हें क्या लगा नुनू कहूंगा क्या, मैं यूज किए हुए जोक्स इस्तेमाल नहीं करता। अब इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जुन्युए को देखते हैं जिसकी फटके 74 हो चुकी थी और जुन्युए मन में कहता है कि लग गए घोड़े, वो भी बुरी तरीके से। फिर इसके बाद हम लोग डाजी का गुस्सा देखते हैं और वो जो चाय लेके आई थी उसकी प्लेट हाथों से तोड़ देती है। जुन्युए आगे से कांपते हुए कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं समझा सकता हूँ तुम्हें। इस पे डाजी पहली बार यहाँ पे एक औरतों वाला काम करती है और वो जुन्युए से कहती है ठीक है समझाओ। लेकिन बंदा कह भी क्या सकता है कि हवा से उड़ते हुए आया कि तुम यहाँ पे छोड़ गई, ये सब ये बहाने मार नहीं सकता, सिस्टम से निकला है, वो भी अभी किया अभी। डाजी नहा के ही आई है। तो ऑफ कोर्स जुन्युए के पास यहाँ पे बताने को कुछ भी नहीं था क्योंकि वो सिस्टम के बारे में बता नहीं सकता है। इसके बाद डाजी जुन्युए से कहती है कि बस हो गया, समझा लिया। इसके बाद वो जुन्युए से कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें इसका नशा न हो जाए और तुम उल्टा सीधे हरकतें करने लगो और जिसके बाद तुम्हारी कमर तोड़ दी जाए ठरकी ठरकी कहते हुए, इसलिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो जुन्युए की पेट के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है और जुन्युए की चीख निकल जाती है। जुन्युए आगे से कहता है मायरे, लेकिन डाजी यहीं पे नहीं रुकती है, ये कहते हुए कि एक पंच काफी नहीं है, शायद से मुझे 2-3 और मारने चाहिए। जिसके बाद वो सीधा चढ़ाई ही कर देती है और धड़ाधड़ जुन्युए के पंचेस पे भर देती है घूंसे। इसके बाद वो वहां से जाते हुए कहती है कि चिंता न करो, मैं तुम्हें सुबह उठाने के लिए नहीं आऊंगी, आराम से सो, गुड नाइट, लव यू। इसके बाद वो बड़े आराम से यहाँ से चली जाती है। वहीं पे लोग जुन्युए को देखते हैं जिसको कुछ ज्यादा ही भाई खाने को मिला था, बहुत गंदी तरीके से पीटा था, ये हालात खराब थे भाई के। हालांकि डाइजी उसके लिए कुछ छोड़ के चली गई थी जो उसे चाहिए था, गलती से ही सही। और जुन्युए को समझ में आ जाता है कि डाइजी कोई सीधी औरत नहीं है, अगर उसका बस चले तो वो उसके हाथ पैर तोड़ दे। हालांकि जुन्युए को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो इस चीज के बारे में जल्दी भूल जाता है, पसंदीदा औरत जो है। और वो हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे गुआन यू कुछ ही दिनों के अंदर गुआन यू सिटी के लिए भेज दिया जाएगा, इसलिए उसे यहाँ पे गुआन यू को पकड़ के उसे कुछ ट्रिक्स सीख लेनी चाहिए जब तक वो यहाँ पे है। और कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे जो जुन्युए ने जुंजी को हराया था, ये वाली बात हर जगह पे फैल जाती है और रिकॉर्ड तोड़ जाता है कि जुन्युए यहाँ पे संघर्ष जनरेशन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल बंदा है। इसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गुआन यू को गुआन सिटी के लिए रवाना कर दिया जाता है। इसलिए जुन्युए थोड़ा सा उदास था क्योंकि उसे यहाँ पे मौका ही नहीं मिला कि वो यहाँ पे गुआन यू से कुछ टेक्निक
सीख सके। टेक्निक सिखाने से पहले उसे यहाँ पे उसे अलविदा कहना पड़ रहा है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि मैनेजर सेन यहाँ पे जुनिवे के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि एम्परर उसे मिलना चाहता है, जिसपे जुनिवे आगे से दोबारा मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है और हाथ मलते हुए कहता है कि फादर ने मुझे याद किया। क्या वो मुझे कुछ गिफ्ट विफ्ट देने वाले हैं क्या जुनजी को हराने के लिए, या फिर ये किसी तरीके की हेवनली परेड निकालेंगे। जिसके बाद हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि यहाँ पे जुनिवे से कहते हैं कि मुझे पता चला जो तुमने यहाँ पे कंपटीशन के दौरान में किया और मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ। जुनिवे आगे से शुक्रिया कहता है और पूछता है कि लेकिन मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों गया हुआ है। जिसपे एम्परर यहाँ पे जुनिवे से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पे कियान लॉन्ग मार्शल आर्ट्स इवेंट के बारे में सुना है जो कि यहाँ पे नैनजो डायनेस्टी के अंदर होने वाला है। जिसपे जुनिवे आगे से बताता है कि उसने इसके बारे में हल्का फुल्का सुना है। ये वही इवेंट है जिसके बारे में हुआंग और फिफ्थ प्रिंस दोनों ने बात की थी। वहीं पे जुनिवे अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पता नहीं एम्परर अब इस पार्टिसिपेंट को लेकर यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं चाहते हैं कि मुझे भी इस इवेंट के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद एम्परर यहाँ पे जुआनियो को बताते हैं कि 20 दिनों के बाद में यहाँ पे नैनजो के अंदर कियान लॉन्ग मार्शल इवेंट शुरू हो जाएगा और ये इवेंट हर 3 साल में एक बार होता है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है कल्टिवेटर्स के लिए अलग अलग किंगडम से, ये दिखाने के लिए कि वो लोग यहाँ पे नैन्स और डायनेस्टी को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जो टॉप के 100 विनर्स होंगे उन्हें यहाँ पे मौका मिलेगा कि वो यहाँ पे 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग सेक्ट है तो फिर तुम्हें ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे और तुम्हारी ज्यादा उन्नति होगी। इसीलिए एम्परर यहाँ पे जुआन युए से पूछते हैं क्या वो जाना चाहता है, क्योंकि जुनवे के पास यहाँ पे फेंग हुआंग की वजह से पहले से ही साइड क्वेस्ट थी तो फिर उसे पक्का यहाँ पे इस इवेंट के अंदर हिस्सा लेना ही था। और अगर वो इस इवेंट को अटेंड करता है तो फिर शायद से वो यहाँ पे और भी ज्यादा साइड क्वेस्ट को एक्टिवेट कर सकता है पागल कुत्तों की वजह से जो उसे काटने के लिए आएंगे और कुछ लड़कियों की वजह से, जिससे उसे और भी ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड मिलेंगे और वो जल्दी जल्दी स्ट्रांग होगा। जुनिवे आगे से पूछता है कि यहाँ पे कुछ तो लिमिट होगी ना इवेंट को अटेंड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसपे एम्परर आगे से बताता है ऑफ कोर्स यहाँ पे लिमिट है, हर एक किंगडम यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोगों को भेज सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए। एम्परर यहाँ पे जुनिवे को बताता है कि उन्होंने यहाँ पे जुनिवे को चूज किया है, 5th प्रिंस को चूज किया है और 4th प्रिंस को चूज किया है। 4th प्रिंस का नाम किंटियान है। एम्परर जुनिवे को ये भी बताते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर उन लोगों को यहाँ से विदा कर दिया जाएगा इवेंट को अटेंड करने के लिए और उन लोगों को यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए जिया टाइसी जाएगा और कई सारे इंपीरियल गार्ड जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए। और वो जुनिवे से कहते हैं कि उन्हें जुनिवे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जुनिवे उन्हें निराश न करे। इस पे जुनिवे आगे से कहता है ऑफ कोर्स वो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा और वो मन के अंदर सोचता है कि साला 5th ब्रदर भी मेरे साथ आ रहा है, इसी रास्ते में उसे भी निपटा दूंगा, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। जिसके बाद अगले सीन डायरेक्ट यहाँ पे 10 दिनों के बाद का होता है और हम लोग जिया टाइसी को देखते हैं और क्योंकि इस बंदे की लाइनें काफी ज्यादा है इसलिए मैं इसका नाम चेंज करके टाइसी रखना चाहूंगा। इन लोगों ने अपनी सफर की शुरुआत काफी टाइम पहले ही कर दी थी, इसलिए रास्ते के बीच में थक चुके थे, इसलिए जंगल में थोड़ा सा रुक के आराम और खाना पाना खाना चाहते थे। इसके बाद लोग यहीं पे ही रुकते हैं और खाना वाना बना के 4th और 5th प्रिंस को बांटने लगते हैं। हम लोग जुनिवे को देखते हैं जो कि डाजी से कहता है कि तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर रह के यहाँ पे चीजों को गार्ड कर सकता हूँ टेंगो के साथ में। जिस पे डाजी यहाँ पे जुनिवे से कहती है कि मेरा सोना जरूरी है, आपका नहीं, मेरे साथ सोना, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। जिसपे जुनिवे आगे से फिसलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बुरा फील करा सकता हूँ। लेकिन वो डाजी को समझाता है कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं खुद को गार्ड कर रहे हैं बल्कि कुछ लोगों से भी खुद को गार्ड कर रहे हैं और ये भाई पिघलते जा रहा है पता नहीं क्यों। इसके बाद डाजी यहाँ पे 5th प्रिंस की तरफ देखते हुए कहती है कि हम लोग इसे डायरेक्ट क्यों नहीं मार देते, धरती पे बोझ ही तो है ये। लेकिन जुनिवे उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, ये मेरा बदला है, मैं ये खुद ले लूंगा, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे इन लोगों को यहाँ पे भेड़िए की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है और जुनिवे तुरंत यहाँ पे अलर्ट मोड पे आ जाता है क्योंकि भेड़िए की जो ऑरा है और उसकी कल्टीवेशन दुनिया से ज्यादा है। ये मॉन्स्टर यहाँ पे गोल्डन गोर रियलम से है। इसके बाद जितने भी यहाँ पे इंपीरियल गार्ड थे वो सभी भी यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तैसी यहाँ पे जुनिवे से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग पहले से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इस पे जुनिवे अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे 5th और 4th प्रिंस दोनों ही यहाँ पे ग्रीन हाउस के फ्लावर्स के तरीके हैं, एकदम कोमल से। अगर तुम यहाँ पे किसी ऐसे कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो जहाँ पे भूखे भेड़िए तुम्हें नोच खा सकते हैं तो फिर तुम्हें कायरता छोड़नी पड़ेगी। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो वुल्फ यहाँ पे आ जाता है और डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और ऑफ कोर्स इन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि वुल्फ की कल्टीवेशन यहाँ पे गोल्डन गोर रियलम की है तो ये जल्दी से यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं और वुल्फ को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, ये कहते हुए कि रॉयल हाइनेस यानी कि प्रिंस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। टेंगो आगे से जुनिवे से कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि ये डीमन वुल्फ यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाएगा, वो भी गोल्डन कोर रियलम के साथ में। और वो आगे से बताता है कि ये सभी इंपीरियल गार्ड्स यहाँ पे खतरे में हैं, अगर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो ये सभी निपट जाएंगे। उसी टाइम पे डाजी बाहर निकलती है और वो जुनिवे को बताती है कि इस डीमन वुल्फ के पास में यहाँ पे कैंग की किंग वुल्फ की ब्लड लाइन है। जुआनिवे हमारी तरह ही डाजी से यही पूछता है कि ये कैंग की किंग वुल्फ क्या चीज है, जिस पे डाजी आगे से बताते हैं कि कैंग की किंग वुल्फ एक डीमन स्पीसीज है जो कि यहाँ पे एशियन टाइम से चली हुई आ रही है और ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इतने समय ये डिक्लाइन हो चुके हैं, यानी कि इनकी तादाद कम होती जा रही है। इतने समय ये जो डीमन वुल्फ है इसकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से इम्प्योर है, यानी कि शुद्ध नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत मेहनत करे और थोड़ी सी और मेहनत करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा तो फिर से यहाँ पे
पे टरू कैंग की किंग वुल्फ की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सके। उसी टाइम पे हम लोग वुल्फ को देखते हैं जो कि अब यहाँ पे जुनवे की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी बीम से अटैक करता है। इस पे टाइसी की वट के चार हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे इंचार्ज है और वो किसी भी प्रिंस को यहाँ पे चोट लगने नहीं दे सकता है। लेकिन जुनवे आगे से अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है और सभी से कहता है कि कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, मैं इसका सामना अकेले करूंगा। इसके बाद वो अपने स्पीयर को गोल गोल घुमाता है और उस बीम को ब्लॉक कर लेता है और वो वुल्फ से कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत मार की जरूरत है क्योंकि तुमने मेरे दरवाजे पे दस्तक की, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी जितनी भी नई स्किल्स है वो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद वो वुल्फ के ऊपर फीलिंग यूथ का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार अटैक करता है। बेसिकली वो बिजली की रफ्तार से निकलता है और वुल्फ के ऊपर स्लैश मारते हुए पार हो जाता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के वुल्फ की तरफ देखता है तो वुल्फ नीचे गिर चुका था और हाफने लगा था। जिसके बाद जुनवे वुल्फ के ऊपर पैर रख लेता है और उसे कहता है सरेंडर करो या फिर मारे जाओ। लेकिन वुल्फ अभी के लिए सरेंडर नहीं करता और वो आगे से खड़ा होके यहाँ पे लड़ने की कोशिश करने लगता है। इसे जुनवे को समझ में आ जाता है कि वुल्फ के अंदर सच में यहाँ पे कैंग की वुल्फ किंग की ब्लड लाइन और इसकी ब्लड लाइन का ही ये पावर है। इतना पावरफुल ब्लो खाने के बावजूद ये यहाँ पे खड़ा हो पा रहा है। वहीं पे हम लोग टाइसी को देखते हैं और इसकी फटी पड़ी है। ये अपने लोगों से कहता है जल्दी से जाके यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस को बचाने की कोशिश करो। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ प्रिंस बीच में ही कूद पड़ता है जो कि यहाँ पे टाइसी से कहता है कि उसके भाई के पास अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है और वो यहाँ पे फाइट कर सकता है। तुम देख रहे हो ना कि वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे डिमोनिक वुल्फ के साथ लड़ाई कर रहा है। अगर हम लोग अभी उसके साथ भिड़ जाएंगे तो फिर डिमोनिक वुल्फ गुस्सा होकर और भी ज्यादा भड़क सकता है और इधर उधर अटैक करने लग सकता है। वहीं पे जुनियो को समझ में आ जाता है कि उसका भाई सच में उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो इस सिचुएशन में भी यहाँ पे इस बात का फायदा उठा के जुनियो को मरवाना चाहता है ताकि वुल्फ उसके ऊपर अटैक करके मार सके। लेकिन हम लोग जुनियो को देखते हैं जिसने वुल्फ के ऊपर पहले यहाँ पे कब्जा कर लिया था। जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ को झटके देने लगता है और उसे कहता है कि यार मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। वो वुल्फ थोड़ी देर के लिए सोचता है जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे जुनियो के सामने सरेंडर कर देता है। जुनियो उसे कहता है समझदार हो। इसके बाद वो उसे कहता है ठीक है फिर मैं अब से मैं यहाँ पे लिटिल ग्रे कह के बुलाऊंगा। वुल्फ आगे से कहता है नहीं, मेरे को और भी ज्यादा दबदबा नाम चाहिए, बाहुबली जैसा, सलमान खान जैसा। जुनियो उसे कहता है कि यार जो नाम दिया वो तो ठीक तो है, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें दूसरा नाम चाहिए तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे लिटिल कैंग कह के बुला सकता हूँ या फिर कैंग जिंगकोंग भी। लेकिन वुल्फ को अभी भी ये नाम पसंद नहीं आता है। वो आगे से कहता है कि ये नाम ठीक है लेकिन उसकी ब्लड लाइन यहाँ पे कैंग की वुल्फ किंग की है तो फिर उसके सरनेम की शुरुआत यहाँ पे कैंग से होनी चाहिए। जुनियो उसे कहता है ठीक है फिर मैं अब से नाम तुम्हारा यहाँ पे कैंग वुल्फ उनार का कर देता हूँ, ये चलेगा। जिसके लिए वुल्फ तुरंत मान जाता है। वो आगे से कहता है उसे ये नाम पसंद आया। इसी के साथ यहाँ पे जुनियो इस वुल्फ को भी टीम कर लेता है जिसको देख के ताइसी और जितने भी इंपीरियल गार्ड थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि साले के अंदर कितना दम है भाई, किसने गोल्डन कोर रियलम की डिमोनिक बूस्ट को इतनी जल्दी टीम कर लिया। थर्ड प्रिंस कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। फिफ्थ प्रिंस भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि यही क्यों साला हर बार इसी के हाथों में फल जाके क्यों गिरता है, क्योंकि वो बार बार कोशिश करता है। खैर फिफ्थ प्रिंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुनियो क्या पाता है क्या पालता है। उसका प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और जुनियो आज रात मारा ही जाएगा। हम लोग जुनियो को देखते हैं जो कि दोबारा छींक मारता है। वो आगे से कहता है कौन है साला मेरे पीठ पीछे बुराई करने वाला। उसी टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है और वो जुनियो को बताता है कि उसने पहली बार यहाँ पे एक पेट को टेम किया है, इसलिए उसे यहाँ पे एक और मौका दिया जाता है गॉड समन करने का। जिसपे जुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पे एक और मौका दे दिया सिर्फ पहली बार कुछ करने से कि अब वो यहाँ पे एक और गॉड को समन कर सकता है। उसी टाइम पे ताइसी यहाँ पे जुनियो से पूछता है कि वो लोग इस डिमोनिक वुल्फ के साथ में क्या करेंगे। जुनियो उसे कहता है कि हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारे साथ ही आएगा, मैंने इसे टीम कर लिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद वो अपने कार्ड के अंदर चला जाता है और ताइसी से कहता है कि तुम सफर जारी रखो, मैं थक चुका हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ। वहीं पे हम लोग राजे को देखते हैं जो कि यहाँ पे वुल्फ को कस के पकड़ लेती है और उसे कहती है कि चिंता न करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वहीं पे हम लोग जुनियो को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे समनिंग शुरू कर देता है और वो सिस्टम से कहता है कि नया समन मंगाओ। तो फिर हम लोग देखते हैं कि नया समन रेडी हो जाता है और वो डिलीवर होने के लिए रास्ते में था। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाता, इसकी लॉयल्टी 85 थी बस। जुनियो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि पता नहीं उसने इस बार क्या समन किया है, लेकिन अब वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता है सिवाय इंतजार करने के। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ प्रिंस का चेला उससे पूछता है क्या उन लोगों का प्लान यहाँ पे रेडी रहेगा या फिर वो लोग बदलेंगे। लेकिन फिफ्थ प्रिंस आगे से बताता है कि उन लोगों ने जैसा प्लान किया था वैसा ही चलेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जुनियो ने यहाँ पे गोल्डन कोर के पेट को ओबिटीन कर लिया है। उन लोगों ने यहाँ पे इस बार एक नासेंट सोल रियलम के मास्टर को समन किया है, इस बार पक्का जुनियो मारा ही जाएगा। यहाँ तक कि फिफ्थ प्रिंस ने उसे पहले यहाँ पे सब कुछ बता दिया कि उसे कब आना है और कब यहाँ पे जुनियो को मार के जाना है। अब उसे बस इंतजार करना है और किसी भी कीमत पे जुनियो को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना है। इसके बाद लोग एक तालाब के पास रुकते हैं जहाँ पे नहाना धोना हो रहा था और जुनियो डाजी से कहता है कि आओ हम लोग एक दूसरे की पीठ साफ कर देते हैं। डाजी इसके लिए तुरंत मान जाती है और बड़े प्यार से आगे बढ़ने लगती है, जिससे जुनियो के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और वो मन के अंदर सोचता है ऐसा लगता है कि मैंने इसका दिल जीत ही लिया है। लेकिन उसी टाइम पे डाजी आगे बढ़ती है और जुनियो को तालाब के अंदर धक्का दे देती है। जुनियो आगे से रोते हुए कहता है कि तुम मेरे प्यार को नकार रही हो, धोखा दे रही हो तुम मुझे। डाजी उसे कहती है कि जुनियो शायद से एक चीज भूल चुका है कि वो लोग मास्टर एंड सर्वेंट है, ना कि हस्बैंड एंड वाइफ। इस पे जुनियो आगे से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पे। डाजे से कुछ उल्टा कह देता है। वो डाजे से कहता है कि तुम लोगों
लोगों की जाति यहाँ पे बेसिकली ट्राइब या फिर स्पीसीज या मर्दों की यानकी को शक नहीं करते हैं क्या? अगर तुम्हें यानकी चाहिए तो फिर मैं जितनी चाहे उतनी दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाजी को इससे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो जिन्होवे के पेट के ऊपर लात मारती है और उसकी चीख निकाल देती है, ये कहते हुए कि वो एक 9-tailed डिवाइन फॉक्स है, वो ऐसे गंदे चीप तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती है। और ऊपर से ये उनकी रेस है जिन लोगों ने यहाँ पे इस तरीके की यांग सकिंग आर्ट का इजाद किया है, न कि उन लोगों ने। इस पे जिन्होवे आगे से टसवे बहाने लगता है, एकदम रोने ही लगता है। तो डाजी पानी के अंदर ही बैठ जाती है और उसे कहती है टसवे ना ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इस पे जिन्होवे बस उसे निखारता रहता है और कोई काम नहीं है इसके पास, और इसे निखारने से ही हवा चढ़ने लगती है। कितना हरामी है ये। फिर इसके बाद अगला सीन आधे घंटे के बाद का होता है, जहाँ पे ये लोग खाना पकाना कर रहे थे। अब उसी टाइम पे यहाँ पे नासन सोल रियलम का वही कल्टीवेटर आया जिसको यहाँ पे 5th प्रिंस ने हायर किया है जिन्होवे को मारने के लिए, और ये एक मॉन्ग है। ये मॉन्ग आगे से चीखते हुए आ रहा था। बोधिसत्व और महातोसत्व यहाँ पे अपने फॉलोअर्स के दिमाग को शांत करते हैं और उन्हें यहाँ पे जीने मरने का चक्र समझाते हैं। 5th प्रिंस के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि उसका चेला यहाँ पे आ चुका है अपना काम पूरा करने के लिए। 5th प्रिंस का चेला आगे से पूछता है कि यही वो बंदा है क्या जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? जिस पे 5th प्रिंस आगे से बताता है, हाँ, ये एक बुद्धिस्ट कल्टीवेटर है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से इसकी इज्जत भी की जाती है। जिसपे यहाँ पे 5th प्रिंस के चेले को यहाँ पे जिन्होवे की चिंता हो रही थी। वो मन के अंदर सोचता है कि इसने इस बार यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मास्टर को हायर किया है, ऐसा लगता है कि 3rd प्रिंस के इस बार पसीने छूटने वाले हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक मॉन्क आता है जिसको देख के ताइसी समझ आता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उसके कल्टीवेशन को यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद वो उस मॉन्क से कहता है कि ये जगह यहाँ पे कियानवे किंगडम की है, यहीं पे ही रुक जाओ या फिर यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन वो मॉन्क आगे से बताता है कि वो यहाँ पे उन सभी लोगों के लिए ही आया हुआ है। उसने सुना है कि कियानवे किंगडम के अंदर एक डीमन है जो कि केओस कर रहा है, इसलिए वो इस डीमन को यहाँ पे खास मारने के लिए ही आया हुआ है। हालांकि ताइसी को यकीन नहीं होता है क्योंकि उनके किंगडम के अंदर कोई वेपन है ही नहीं, और वो उस टकलू से कहता है भाग जाओ इससे पहले कि तुम्हारे टकलू के ऊपर मैं अंडा फोड़ दूं। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे 5th प्रिंस आता है जो कि यहाँ पे इस मॉन्क को उसके नाम से बुलाता है और उससे कहता है कि आप आखिरकार यहाँ पे आ ही गए, और इसका नाम जुआन सैंग है। इस पे ये दोनों ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे कि हमें इनकी मिली भगत के बारे में पता ही नहीं। सैंग उसे कहता है कि डीमन कहाँ पे है माई लॉर्ड, जिसपे उसकी पहले नजर सबसे पहले यहाँ पे कैंग वुल्फ के ऊपर पड़ती है, और सैंग आगे से कहता है कि तुमने यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम अचीव कर लिया है डिमोनिक कोर की वजह से, अब तुम और ज्यादा केओस नहीं कर पाओगे। जिन्होवे उसे कहता है कि ये टकला आया कहाँ से है, साला मरना चाहता है क्या? इस पे सैंग आगे से अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम 3rd प्रिंस हो ना, तुम्हारे ऊपर डीमन ने हमला किया है, उसका वास है तुम्हारे ऊपर, मैं यहाँ पे तुम्हारी मीठी बातों से नहीं भटकूंगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर पाम अटैक कर देता है। इस पे 5th प्रिंस को यकीन हो जाता है कि आज यहाँ पे जिन्होवे को एक भगवान भी नहीं बचा सकता है। लेकिन उसी पल हम लोग डाजी को देखते हैं जो कि जिन्होवे को पकड़ती है और साइड में आ जाती है। इसके बाद डाजी अपनी एबिलिटी को रिलीज करते हुए कहती है टकलू मरना है तेरे को। वह जिन्होवे को समझ में आ जाता है कि ये मॉन्क इतना भी कमजोर नहीं है, और वो उससे कहता है कि तुम बिना किसी रीजन के और बिना किसी वैलिड सबूत के यहाँ पे तुम जानबूझ के एक इनोसेंट को मारना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इस पे 5th प्रिंस यहाँ पे बोलना शुरू करता है कि उसने यहाँ पे इस मॉन्क को ये हुआ टेम्पल से बुलवाया है और ये एक एमिनेंट मॉन्क है, और 5th प्रिंस ने खासकर यहाँ पे इसे इसलिए हायर किया है ताकि ये यहाँ पे जिन्होवे को एक्सरसाइज करवा सके, यानी कि भूत भगवा सके। इस पे बाकी लोग आगे से कहते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3rd प्रिंस का लक कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि उन लोगों ने सुना है कि यहाँ पे जुआन सैंग ने कई सारे डीमंस को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, सॉरी एक्सरसाइज किया है, यानी कि भगाया है। इसलिए पब्लिक यहाँ पे उसे काफी ज्यादा मानती है और उसकी रिस्पेक्ट करती है, और एमिनेंट मॉन्क ये हुआ टेम्पल से इसीलिए इतने ज्यादा फेमस होते हैं। जिस पे 5th प्रिंस मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम गोल्डन कोर रियलम पे हो, ये मॉन्क यहाँ पे नासन सोल रियलम पे है जो कि तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया है, आ तो तुम्हारा बंटा धार हो गया। इसके बाद आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे दोस्त मत देना, ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, और मन के अंदर सोचता है कि यही अंत है तुम्हारा। इस पे सैंग वांग आगे से कहता है कि चिंता ना करो, मैं यहाँ पे इवल को भगाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि जल्दी से मेरी मदद करो डिमोनिक की को भगाने में। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई सैंग वान से भी ज्यादा बड़ा मॉन्क यहाँ पे आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि हम सभी यहाँ पे बुद्धा के डिसाइपल हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किलिंग इंटेंट रखने की, यानी कि मारने का इरादा। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ये साला पिचक जाता है एकदम मूली की तरीके। सभी लोग अपना सर उठा के ऊपर की तरफ देखते हैं तो फिर यहाँ पे सिस्टम जिन्होवे को बताता है कि उसका समन यहाँ पे आ चुका है। समन का नाम फाहाई है जो कि लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक से आया है। कल्टीवेशन व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की सेकंड लेयर है। मार्शल आर्ट यहाँ पे ट्रांसेंडेंस स्क्रप्चर है। डिवाइन एबिलिटी डीमन सप्रेसिंग ऑरा है, और वेपन यहाँ पे इंचैंटेड गोल्डन बाउल है। लॉयल्टी 80 जिन्होवे को यहाँ पे फाहाई के बारे में पता था, वो मन के अंदर सोचता है कि ये कहाँ से आ गया। बेडाज जिन्होवे से कहती है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, ये इंसान यहाँ पे व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है। इस पे ताइसी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब इन लोगों के पास यहाँ पे बचने का कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि एक व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का मास्टर एक पूरे नेशन के साथ बिना किसी दिक्कत के फाइट कर सकता है। इसके बाद हम लोग फाहाई को देखते हैं जो कि यहाँ पे जुआन सैंग को जानता था, और वो उसे पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे सैंग यहाँ पे फाहाई को अपना अंकल कहता है और उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। इस पे जुआन वे अपने मन के अंदर सोचता है कि फाहाई यहाँ पे सैंग का अंकल है, और सैंग ने उसे बुली करने की कोशिश की है, लेकिन
लेकिन अब उसका अंकल यहाँ पे उसका सबॉर्डिनेट बन चुका है, यानी कि तेरे पास तो बचने का कोई चारा ही नहीं है। वो भी फिफ्थ प्रिंस को अभी भी यही लग रहा था कि यहाँ पे जिन्युवे को मार ही दिया जाएगा और वो मन के अंदर सोचता है कि तेरे मरने के बाद तेरी औरतें मेरी होंगी। उसी टाइम पे फाहे की नजर जिन्युवे के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो जिन्युवे के पास जाता है और उसे झुक के यहाँ पे ग्रीट करता है, ये कहते हुए कि उसका नाम फाहाई है। कुछ दिनों पहले उसे यहाँ पे कुछ खास तरह का कनेक्शन यहाँ पे जिन्युवे से महसूस हुआ था, इसीलिए वो उसे यहाँ पे फॉलो करने के लिए आया है। हाँ, तो मैंने तुम लोगों से एक सवाल पूछा था ना कि ये समन यहाँ पे आते कैसे हैं, तो ये समन भाई कुछ नॉवल से आते हैं, जैसे कि जर्नी टू द वेस्ट हो गई, व्हाइट स्नेक हो गई, इस तरीके से। लेकिन सिस्टम यहाँ पे इन्हें मैनिपुलेट कर देता है, जिससे इन्हें ऐसा लगता है कि ये सभी इसी दुनिया से बिलोंग करते हैं और जिन्युवे ने इनकी कभी ना कभी मदद की थी, इसीलिए वो यहाँ पे उसे अपना मास्टर मानते हैं। और हाँ, कुछ जो समन्स होते हैं वो इस दुनिया से ही होते हैं, लेकिन उनको भी सिस्टम मैनिपुलेट कर देता है, इससे वो यहाँ पे जिन्युवे को अपना मास्टर मान लेते हैं। क्योंकि आगे चल के भाई नीजा आता है, वुकोंग आता है और भी कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं। खैर, हम स्टोरी पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों की आंखें टूट के बिखर जाती हैं जब यहाँ पे फाहाई को जिन्युवे को अपना मास्टर कहते हुए सुनते हैं। वह जिन्युवे फाहाई से कहता है कि आपको झुकने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े हैं, हम एक साथ मिलकर यहाँ पे बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। हम लोग देखते हैं कि सैंग यहाँ पे अंकल को पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फाहाई को सब कुछ पता था। वो उसे कहता है कि तुमने पावर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे अपने फायदे के लिए, टेम्पल वापस लौट जाओ और 10 सालों तक जमीन में ही घुसे रहना, बाहर दिखाई न देना मुझे, ये तो कान खींच के पीठ पे बांध दूंगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से पीछे मुड़ जाते हैं और जिन्युवे पीछे मुड़ के फिफ्थ प्रिंस की तरफ देखता है और वो फिफ्थ प्रिंस से कहता है कि तूने क्या बोला था कि आज मुझे गॉड भी नहीं बचा सकता है, जिस पे फिफ्थ प्रिंस की फटती है और वो आगे से कहता है कि कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी नहीं। इसके बाद वो ताइसी के पीछे छुपते हुए यहाँ पे जिन्युवे से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। इस पे ताइसी अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तुम्हें पता था कि ये दिन आ सकता है तो फिर तुमने उसे मारने की कोशिश ही क्यों की। जिन्युवे आगे से अपना हथियार बाहर निकाल लेता है और फिफ्थ प्रिंस से कहता है कि हम कभी भाई थे क्या भाई, जब तुमने यहाँ पे फॉरबिडन गार्ड्स को रोका मुझे बचाने के लिए, जब डिमोनिक वुल्फ ने मेरे ऊपर अटैक किया था, और अभी तुम इस बार मुझे यहाँ पे मारना चाहते थे एक्सोर्सिज्म का बहाना देके, और उससे पहले भी तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था चोरी का कि मैंने किंगडम के मनी चुराया है, जिससे मुझे यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया और मेरे गोटे मुंह में आ गए थे, मैं मरने ही वाला था। तुमने मुझे हर तरीके से मारने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद इतना गुदा है कि कह रहे हो कि हम दोनों भाई हैं। मैं अभी तक ये सब कुछ सह रहा था, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। आज तो तेरी कबर यहीं पे ही खुदेगी। जिसके बाद वो स्पीयर का इस्तेमाल करता है और फिफ्थ प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ताइसी यहाँ पे जिन्युवे को रोक लेता है और उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। फिफ्थ प्रिंस और वो दोनों यहाँ पे खून से जुड़े हुए हैं, अगर वो उसको मार देगा तो फिर यहाँ पे सभी लोग उसे यहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। यहाँ तक कि फाहाई भी जिन्युवे से यही कहता है कि अपने विरोध को जाने दो और एक अच्छी लाइफ जियो, मारा मारी ना करो। इस पे जिन्युवे आगे से कहता है अगर ये बड़वा एक दिन और जिया तो फिर और सारे लोग मरेंगे। मैं यहाँ पे किसी इनोसेंट को नहीं मार रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी ऐसे को मार रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से इविल है। फाहाई दोबारा कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उस टाइम पे डाजी और टेंगू उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि रास्ते के बीच में ना आओ, अभी ही आए हो यहाँ पे। लेकिन फाहाई यहाँ पे जैसे ही डीमन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि डीमन किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खैर, फिफ्थ प्रिंस को यहाँ पे फ्यूचर दिखाई देता था और उसे समझ में आ जाता है कि उसने गलत जगह पे पैर रख दिया है, अब वो यहाँ से बच के नहीं भाग सकता है। इसलिए वो सोचता है अगर वो यहाँ पे झाड़ी और जंगलों के अंदर घुस जाएगा तो फिर शायद से वो यहाँ पे बच सकता है। इसीलिए वो टाइसी को जिन्युवे की तरफ धक्का देता है और वहां से भागने लगता है। जिन्युवे उसे कहता है काफी तेज भाग रहे हो यार, मैं तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा। इसके बाद जिन्युवे यहाँ पे अपने स्पीयर को भाले की तरफ फेंकता है जो कि सीधा फिफ्थ प्रिंस के सीने में जा घुसता है और वो डायरेक्ट एक पेड़ में जा घुसता है, जिसपे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जिन्युवे ने सच में यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस को मार दिया। इसके बाद जिन्युवे अपना भाला निकालते हुए यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनोगे जो कि यहाँ पे गंदा काम नहीं करेगा। और नीचे एक बंदा भाई कमेंट में हमें फाहाई की पूरी बायोडेटा दे रहा है, अगर तुम्हें फाहाई के बारे में जानना है तो फिर चुपचाप जाके लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक की मूवी देख लो, हिंदी डब में है। हाँ, वही सफेद नागिन जिसको एक इंसान से प्यार हो जाता है जो दवाई बनाता है। खैर, फिफ्थ प्रिंस का काम यहीं पे ही खत्म हो जाता है। फिफ्थ प्रिंस हमें दोबारा नहीं दिखाई देगा और जिन्युवे अपने मन के अंदर सोचता है कि फिफ्थ प्रिंस यहाँ पे मारा जा चुका है, अब उसने यहाँ पे रियल बॉडी के ओनर के बदले को ले लिया है, इसलिए अब ये बॉडी पूरी तरीके से उसकी हो चुकी है। अब वो इस बॉडी को पूरी तरीके से कल्टीवेट करेगा और पिनाकल तक लेके जाएगा, बेसिकली उत्तम चोटी तक। और क्योंकि जिन्युवे ने यहाँ पे साइड क्वेस्ट भी कंप्लीट कर ली थी, इसलिए उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो डायरेक्ट यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम पे डायरेक्ट थ्रू कर देता है और साथ ही में उसे यहाँ पे एक और समन बुलाने का मौका मिलता है, जिससे जिन्युवे को यकीन हो जाता है कि अब वो यहाँ पे गॉड बनने की राह पे चल चुका है और वो तुरंत यहाँ पे समन को बुला भी लेता है। जिसके बाद यहाँ पे ब्रेक थ्रू की बारी थी, तो फिर यहाँ पे डिवाइन टेलीविजन आने वाला था, लेकिन जिन्युवे को यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं था। जिसके बाद वो डिवाइन टेलीविजन से कहता है कि आओ, तो फिर उसके ऊपर खतरनाक बिजली गिरने लगती है, लेकिन जिन्युवे के लिए बिजली कुछ भी नहीं थी, वो बड़ी आसानी के साथ इसे झेले जा रहा था। हालांकि जितने भी गार्ड्स थे यहाँ पे जिन्युवे की चिंता हो रही थी कहीं ये साला मारा ना जाए, हम लोगों का पूरा प्लान ही फेल हो जाए, वापस लौटना पड़े। पेडाजी को भी चिंता हो रही थी और वो टेंगो से पूछती है कि क्या मास्टर ये हैंडल कर लेगा। इस पे टेंगो आगे से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भले यहाँ पे बच्चों की तरह इधर उधर रंगता रहता है और हरामी बना दिखाता है, लेकिन रियलिटी में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपनी एज के हिसाब से वो आसानी के साथ
साथ ही थंडर टेलीविजन हैंडल कर लेगा। तथा कि फाहाई भी जिन्नवे की तारीफ करता है इतना बड़ा बवाल दिखाने के लिए, जिसके बाद जिन्नवे थंडर टेलीविजन को हैंडल करके वापस आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि थंडर टेलीविजन को झेलना काफी ज्यादा मजेदार होता है। वो लोगों से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तो जिन्नवे आगे बताता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन उसे बंदी बदबू आ रही है, इसलिए वो नहाने के लिए रिवर की साइड पे जा रहा है। इसके बाद उड़ते हुए वहां से तुरंत भी निकल जाता है। फाई हम लोगों को बताता है कि उसने इतनी जल्दी यहाँ पे क्लाउड राइडिंग टेक्निक भी सीख ली। अगर जिन्नवे यहाँ पे इतना ही टैलेंटेड है तो फिर यहाँ पे डीमंस इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये तो पूरी तरीके से गलत है ना। अब मैं तुम्हें बता दूं कि फाहाई की मेंटालिटी एकदम मॉन्क वाली है। बेसिकली जो मॉन्क होते हैं सिर्फ मानवा के अंदर, ठीक है, रियलिटी की मैं बात नहीं कर रहा, इन्हें अपनी बात के ऊपर काफी ज्यादा यकीन होता है। बेसिकली इतना ज्यादा यकीन होता है कि वो नंगा विश्वास करते हैं उसके ऊपर, अंधा नहीं नंगा। अगर उन्होंने मान लिया कि तुम्हारे अंदर डीमन है तो फिर तुम अपनी छाती चीर दो या फिर आंखें, वो मानेंगे नहीं। तुम्हारे अंदर डीमन है तो है। अगर फाई को लगता है कि यहाँ पे डाजी और टेंगू डीमन है तो है, लेकिन उनसे बड़ा कमीना तो अपना वो था, फिर तो प्रिंस था। उसके सामने डाजी और टेंगू तो बच्चे, इन्होंने तो किसी को मारा भी नहीं अभी तक। वो पता नहीं कितनी जाने कटक गया, लेकिन उसको बचाने के लिए कह रहा था कि ये इनोसेंट है, खूना खूनी ना करो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें फाहाई की मेंटालिटी समझ में आ चुकी होगी। जिसके बाद हम लोग जिन्नवे को देखते हैं जो कि सिस्टम से पूछता है कि मेरा भैया समन कहाँ पे है, और सत्य में वो रैंडम ड्रॉ का यहाँ पे इस्तेमाल करता है। अब लकी ड्रॉ और रैंडम ड्रॉ दोनों अलग अलग है। लकी ड्रॉ के अंदर समन आता है और रैंडम ड्रॉ के अंदर वेपन या फिर और कोई चीज मिलती है। इसलिए जिन्नवे जब यहाँ पे रैंडम ड्रॉ करता है तो फिर उसे यहाँ पे एक रोज गोल्ड एम्परर फुल सेट आर्मर मिलता है जर्नी टू द वेस्ट की ईस्ट सी पैलेस से। जिन्नवे उस ट्रेजर को बाहर निकालता है और सिस्टम यहाँ पे जिन्नवे को बताता है कि रोज गोल्ड एम्परर आर्मर सेट यहाँ पे टिपिकली डिफेंस टाइप का है, जो की पावरफुल डिफेंस है, इसलिए होस्ट को ये पक्का रख लेना चाहिए। इसलिए जिन्नवे जल्दी से अपना अंगूठा काटता है और उस आर्मर की अपनी 2-3 बूंद गिरा देता है, जिससे वो आर्मर उसको अपना मास्टर मान लेता है और वो उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है। और वो सिस्टम से पूछता है लेकिन वो इसे उतारेगा कैसे, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पे उसकी बॉडी से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वो नंगा हो जाता है। और वो चीखते हुए कहता है इतना जल्दी मैंने उतारना था यार, लेकिन वो इस आर्मर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई था। जिसके बाद वो यहाँ पे दोबारा अपने गॉड समन को यहाँ पे समन करता है। तो सिस्टम उसे बताता है कि वो रास्ते के बीच में ही है। और साला ये मैं जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ ना, ये धुंधला सा ब्लैक में बैकग्राउंड छुपा के, मुझे ऐसा लगता है हु इज दैट पोकेमॉन। खैर जिन्होंने इसी बारे में सोच रहा था कि पता नहीं ये कब आएगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका समन पहले ही आ चुका था। जिन्नवे घबरा जाता है और पूछता है तुम कौन हो भी, इस पे वो समन अपना नाम बताता है जो कि ग्रेट व्हाइट वेगा था। वो जिन्नवे से कहता है कि वो कहीं दूर इलाके में कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे कुछ कनेक्शन सा महसूस हुआ जिन्नवे के साथ में, तो उसने फैसला किया कि वो उसे फॉलो करेगा। मैनिपुलेशन। तुम्हें लगता है कि गोचेंग और जोफैन इसके सामने टिक पाएंगे? सिस्टम है असली मैनिपुलेटर, देखो तो कैसे कैसे मैनिपुलेट करता है लोगों को। सरकाज़म है, ध्यान ना बोल देना कमेंट में। जिन्नवे को यहाँ पे ग्रेट व्हाइट वेगा के बारे में पता था, अब मैं इसे वेगा ही बुलाऊंगा। इसके बाद हमें वेगा के बारे में बताया जाता है कि ग्रेट व्हाइट वेगा भी यहाँ पे जर्नी टू द वेस्ट नॉवल से ही आया हुआ है। इसकी रेस गॉड है और ग्रेट व्हाइट वेगा हेवेंस रियलम के 4th लेवल पे है। बाकी कल्टीवेशन टेक्निक ना ही जानो तो ही बेहतर है, लेकिन वेपन के बारे में जान लो जो कि इविल एक्सट्रीमिटिंग विस्क का है, यानी कि वो जिसे झाड़ू वालों नहीं लगाते आगे पूंछ जैसा कुछ लगा रहता है वो। खैर हम लोग जिन्नवे को देखते हैं जो कि वेगा से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो वेगा से काफी ज्यादा लंबे टाइम से मिलना चाहता था। और जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम यहाँ पे कभी कभी नॉवल से भी बुला लेता है लोगों को, बेसिकली फिक्शनल वर्ल्ड से। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास सिस्टम आ जाए और मैं साला छोटा भीम को बुला लूं, हर दिन उसे लड्डू खिलाऊंगा। कैलाश जी के यहाँ से अच्छे लड्डू बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें सिस्टम का सब कुछ समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अगर मैं इसे कंटिन्यू करूंगा तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। साला ये 50वें चैप्टर पे कम से कम 10-15 साल ये समन कर लेता है लोगों को। साला मैं कंफ्यूज था कि ये आ कहां से, इस दुनिया से या दूसरी दुनिया से, इसलिए इतना ज्ञान फैलता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, सारा भार मैं ही झेलूं। स्टोरी पे वापस आते हैं। जिन्नवे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये दोनों ही यहाँ पे यानी कि टेंगू और वेगा जर्नी टू द वेस्ट नॉवल से हैं, शायद से एक दूसरे को पहचानते हो। और उसको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि यहाँ पे उसने एक गॉड को समन किया है, एक असली गॉड को, जिसका रियलम ही यहाँ पे हेवेंस रियलम है। इसके बाद जिन्नवे यहाँ पे दोबारा कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बताता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन की रिफाइनरी से शुरू होती है, इसके बाद फाउंडेशन, गोल्डन कोर, नासेंट सोल और ये चारों रियलम यहाँ पे मॉर्टल रियलम्स होते हैं। यानी कि अगर तुम इन चारों रियलम के भीतर आते हो तो फिर तुम्हें एक मॉर्टल समझा जाएगा, यानी कि नॉर्मल इंसान। लेकिन अगर तुम इन रियलम्स के ऊपर चले जाते हो, जैसे कि वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाफोर्सिस, लैंड गॉड, तो फिर तुम्हें एक पावरफुल बीइंग समझा जाएगा, यानी कि मॉर्टल से ऊपर। लेकिन वेगा की जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे उन लोगों से भी ज्यादा है, डाजी और टेंगू से भी ज्यादा। वो यहाँ पे हेवेंस रियलम पे है, यानी कि लैंड गॉड से भी ऊपर। इसलिए अब यहाँ पे जिन्नवे को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है जब तक यहाँ पे वेगा से कोई पावरफुल नहीं आ जाता है। इसके बाद जिन्नवे यहाँ पे वेगा से टेंगू के बारे में पूछता है, तो वेगा को यहाँ पे टेंगू के बारे में नहीं पता था। जिन्नवे से समझाते हुए कहता है कि टेंगू तुम्हारी दुनिया से आया एकदम एग्जैक्ट जगह से, तुम्हें उसके बारे में जानते होगे यार। तो जिन्नवे से कहता है कि बातें नहीं, मैं तुम्हें सीधा उससे मिलवा ही देता हूँ, हमारी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन जब वो दोनों
लोग कैंप साइड पे पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ था। दरअसल फाई और डाजी और टेंगो आपस में लड़ाई धड़ाई कर रहे थे। डाजी यहाँ पे फाई से कहती है कि इतना भी कॉकी ना बनो, फालतू में काहे लड़ाई कर रहे हो। इस पे फाई आगे से गोल्डन बॉल का इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे इन दोनों को हराने के लिए, क्योंकि कंडीशन आपस में बराबर ही है। और वो डाजी से कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुमसे निपटने के बाद मैं यहाँ पे मैं जुनिवे से बात कर लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे टेंगो आगे से कहता है अगर तुम यहाँ पे हमारे साथी ना होते और जुनिवे के सबॉर्डिनेट ना होते तो फिर अब तक मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुका होता और खा के हक भी दिया होता। खैर इसके बाद जुनिवे और वेगा यहाँ पे आते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके बाद जब वो उन तीनों को देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये साले यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, वो भी गंदी तरीके से। इसके बाद वेगा यहाँ पे जुनिवे से कहता है कि डीमंस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और खासकर डीमन किंग के ऊपर। ये पावरफुल होते हैं और यहाँ के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर ये लोग कोई गंदा इरादा रखते हैं तो। इस पे डाजी यहाँ पे फाई के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि किसे पता कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे गंदे इरादे हो। इस पे फाई आगे से कहता है कि उसके लिए जुनिवे के पास कोई भी बुरे इरादे नहीं है। जुनिवे उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों ही मेरे अंडर कंट्रोल में हो, इसलिए एक दूसरे के ऊपर शक ना ही करो और ना ही तुम दोनों यहाँ पे लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे हो, इसलिए तुम में से किसी को भी नहीं पता है कि कौन बुरा है और कौन इविल है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे फाई की गुत्थी बताई थी। क्योंकि फाई नहीं मान रहा तो वो आगे से कहता है कि ये साले डीमंस हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं पे हम लोग वेगा को देखते हैं और वेगा के पास नॉलेज कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए वो फाई से कहता है कि दुनिया के पास उसकी खुद की स्पिरिट है, अच्छा और बुरा यहाँ पे अकेले थोपा नहीं जा सकता है। रही बात डीमंस की तो फिर तुम मैंने सिर्फ इस बात के ऊपर जज नहीं कर सकते हो कि वो सिर्फ डीमंस है तो वो बुरे ही होंगे। लेकिन फाई यहाँ पे वेगा से पूछता है तो कौन है वे। इस पे जुनिवे आगे से कहता है कि मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ, ये ओवरसीज के गॉड है, यानी किसी दूसरी दुनिया के द ग्रेट व्हाइट वेगा, तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए। हालांकि टेंगो और डाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें जीवन काल में किसी गॉड से मिलने का भी मौका मिलेगा। हालांकि वेगा आगे से बताता है कि गॉड सिर्फ एक टाइटल है, वो असली गॉड वॉड नहीं है। हम लोग फाही को देखते हैं और इसे अभी भी यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें फाही की बुद्धि के बारे में बताया था, 12 कह रहा हूँ मैं ये। वो आगे से कहता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वेगा गॉड है या फिर स्कैमर। ह्यूमंस और डीमन अलग अलग रास्ते के ऊपर चलते हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता है डीमंस को यहाँ पे मारने से, उन्हें एक्सटर्मिनेट करने से। जिस पे वेगा यहाँ पे फाही से कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो और स्मार्ट हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि डीमन किंग यहाँ पे यानी कि टेंगो यहाँ पे जुनिवे को नुकसान पहुंचा सकता है और तुमने यहाँ तक कि मुझे स्कैमर भी कहा है, इसका इल्जाम लगाया है, अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी एबिलिटीज के ऊपर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो फिर हम लोग शर्त क्यों नहीं लगाते हैं। फाही आगे से कहता है कैसी शर्त भाई। वेगा उसे कहता है कि इस शर्त के दौरान हम दोनों आपस में फाइट करेंगे, अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम यहाँ पे डीमंस के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगे और मान लोगे कि वो सत्यदेव हैं, और अगर मैं हारता हूँ तो फिर मैं खुद को मार लूंगा। जिसके लिए फाही तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं थी। पीछे की तरफ हम तीनों को देखते हैं, ये आगे से यहाँ पे पॉपकॉर्न बुक कर लेते हैं, ये कहते हुए मजा आएगा। इसके बाद दोनों प्राणी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं डाजी टेंगो से पूछती है तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा। इस पे टेंगो आगे से बताता है अगर वो यहाँ पे रियल बॉडी का इस्तेमाल करता तो फिर वो शायद से यहाँ पे इन दोनों की असली स्ट्रेंथ को देख पाता, लेकिन अभी वो यहाँ पे पूरी तरीके से कुछ भी देख नहीं पा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी यानी कि मोंग कोई नॉर्मल मॉर्टल नहीं है। इसके बाद हम लोग फाहाई को देखते हैं जो कि यहाँ पे वेगा से कहता है कि वो काफी ज्यादा काइंड है, इसलिए वो उसे यहाँ पे पहला अटैक करने का मौका देता है। वेगा आगे से कहता है थैंक यू। इसके बाद यहाँ पे वेगा यहाँ पे फाहाई के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे फाहाई की फटके चार हो जाती है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो फाहाई को उड़ाते हुए एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में जा पटकता है, जिसपे ये तीनों हैरान होकर यहाँ पे वेगा की तरफ देखने लगते हैं कि इतना भी जोर से नहीं मारना था यार, मर जाएगा तो वो। वेगा आगे से कहता है सॉरी मैं तो जेंटल ही होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर निकला। इस पे जुनिवे आगे से कहता है फाहाई मुझे माफ कर देना दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हम तुम्हारी लाश दफन कर पाएंगे। फिर इसके बाद वो वेगा की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था, तुम सच में महान हो। इस पे पीछे की तरफ ताइसी और उसके जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं अगर ये सच में गॉड है तो फिर मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं यहाँ पे एक गॉड से मिल पा रहा हूँ। वो वेगा जुनिवे से कहता है कि तुमने तो मेरी तारीफ ही कर दी। जिसके बाद वो उड़ते हुए यहाँ पे फाहाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये कहते हुए उम्मीद करता हूँ मरा ना हो वो। पे डाजी जुनिवे से पूछती है अगर वो सच में एक गॉड है तो फिर तुमको वो मिला कहाँ से। इस पे जुनिवे आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि ग्रेट व्हाइट ओमेगा दूसरी दुनिया में कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन उसने कोई कनेक्शन मुझे महसूस किया और वो मुझे सर्व करने के लिए यहाँ पे आ गया। ऐसा लगता है कि हेवन मेरे ऊपर दया खा रहा है। इस पे ये दोनों आगे से कहते हैं वाह क्या एक्टिंग है, इसको तो ऑक्सर मिलना चाहिए। फिर इसके बाद वेगा यहाँ पे दोबारा आ जाता है और वो फाहाई को अपने साथ लेके आया था। जुनिवे पूछता है कि ये मर गया क्या। इस पे वेगा आगे से बताता है कि व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर इतनी आसानी के साथ नहीं मरते हैं। इसके बाद वेगा अपने पास से पिल निकालता है तो जुनिवे उसे पूछता है कि तुम एल्केमिस्ट भी हो क्या। जिस पे वेगा आगे से कहता है हाँ खरीद के लाया था, दैट वाज गुड जोक। फिर इसके बाद फाहाई यहाँ पे अपनी हार मान लेता है और वो अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोलता है और ये भी कहता है कि अब से वो डीमन को यहाँ पे फालतू में जज नहीं करेगा। इस पे जुनिवे उसे कहता है कि तुम्हारी भी गलती नहीं है, यहाँ पे तुम अपनी कीन अवेयरनेस को फॉलो कर रहे थे जिसको तुम यकीन करते हो, इसीलिए तुम डीमंस के खिलाफ गए। और वो फाहाई से कहता है अगर यहाँ पे डाजी और टेंगू ना होते तो वो काफी लंबे टाइम पहले ही मर चुका होता, इसीलिए वो लोग यहाँ पे उसकी मदद करते हैं और उन लोगों ने मिलकर यहाँ पे कई सारे बुरे लोगों को भी मारा है,
इसलिए वो लोग बुरे नहीं हैं। जिसपे फाई आगे से वादा करता है कि अब से वो उन्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जिन्होंने पीछे मुड़ के ताइसी से कहता है कि सब कुछ यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो ताइसी से पूछता है कि ये लोग यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस की घोड़ा गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जिसके लिए ताइसी आगे से कहता है ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जैसे ही जाने वाले थे उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस का चेला यहाँ पे आता है, जो कि जिन्युए को बताता है कि वो फिफ्थ प्रिंस के असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, द ब्लड ब्लेड किंग। जिन्युए उसे पूछता है कि बदला लेने के लिए आया हो क्या। इस पे असैसिन लीडर आगे से बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो गलत समझ रहा है, वो तो यहाँ पे जिन्युए के सामने सबमिट करने के लिए आया है। और वो जिन्युए को बताता है कि ब्लड ब्लेड ऑर्गेनाइजेशन को उसने यहाँ पे अपनी कड़ी मेहनत के साथ में बनाया है। एक बार फिफ्थ प्रिंस ने उसकी जान बचा ली थी, इसलिए वो यहाँ पे रीपेमेंट के तौर पे उसके सामने सबमिट कर दिया और एक सर्वेंट के लिए उसके साथ काम कर रहा था। हालांकि वो लोग फिफ्थ प्रिंस से तंग आ चुके थे और वो उनसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन एहसान की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब जिन्युए ने उसे मार दिया है, तो अब वो लोग आजाद हैं और वो जिन्युए को ज्वाइन करना चाहते हैं। जिन्युए उसे कहता है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम सिंसियर हो और मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं यहाँ पे तुम्हारे टेस्ट लूंगा जर्नी के दौरान में, जिसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें अपने पास रखना है या फिर पैलेस में ही छोड़ देना है। इसके लिए असैसिन लीडर तुरंत मान जाता है। जिसके बाद लोग अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। अगला सीन 5 दिनों के बाद का होता है, जब ताइसी जिन्युए को बताता है कि वो लोग जैसे ही सहारा रेगिस्तान को पार करेंगे तो कैंगलैंग किंगडम के अंदर जाएंगे। इसके बाद वो लोग कैंगलैंग किंगडम से होते हुए वोकी किंगडम के अंदर जाएंगे, जिसके बाद वो लोग डायरेक्ट नैन्सो डायनेस्टी पहुंच जाएंगे। हालांकि ये पूरा रेगिस्तान यहाँ पे लुटेरे से भरा हुआ होता है, इसलिए कोई भी मर्चेंट यहाँ से गुजरने की कोशिश नहीं करता है। जिन्युए उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे पहले ही कैंगलैंड वुल्फ मोनार्क को नजर रखने के लिए भेज दिया है, अभी तक वो वापस आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन वो ताइसी से ये भी पूछता है क्या कोई इस जगह को मैनेज नहीं करता है क्या। इस पे ताइसी आगे से बताता है कि यहाँ पे योर मेजेस्टी ने अपना सारा पैसा और सब कुछ यहाँ पे बागी जुजू के ऊपर इस्तेमाल कर लिया है और मिलिट्री की पूरी अथॉरिटी यहाँ पे जनरल नैन इस्तेमाल करता है, इसलिए उन लोगों के पास मैन पावर ही नहीं है कि वो लोग इस जगह को मैनेज कर सके और यहाँ पे चीजों को ऊपर ध्यान रख सके। इसके बाद जिन्होंने हमें यहाँ पे किसी एम्बरर की कहानी बताता है जो स्टोरी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो वी स्किप दिस। लेकिन जब वो लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे तभी इनकी मुलाकात कुछ लोगों से हो जाती है। ये भी लोग यहाँ पे उसी कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे जिसके लिए जिन्युए जा रहा है। ये लोग यहाँ पे इन लोगों से कहते हैं कि हमारा गाइड अपना नक्शा भूल गया, पता नहीं साला कैसा गाइड है 2 कौड़ी का, इसलिए क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो हमें रास्ता दिखाने में। इस पे ताइसी उन लोगों से पूछते हैं कि तुम भी लोग यहाँ पे कंपटीशन के लिए ही जा रहे हो। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं हाँ हम लोग कंपटीशन के लिए ही जा रहे हैं। तो ताइसी उन लोगों से कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। इस पे अब ये लोग अपना नाम बताते हैं कि ये लोग यहाँ पे वोगी किंगडम से हैं और इनका नाम ये जुआन है, जो कि यान किंग सेक्ट के ग्रेट डिसिपल्स हैं और ये अपने जूनियर ब्रदर और सिस्टर्स के साथ यहाँ पे आया हुआ है। तो फिर फोर्थ प्रिंस आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे ये जुआन से अपने किंगडम और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसपे ये जुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो सिर्फ की रिफाइनिंग रियलम पे है, लेकिन इसके बावजूद कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहता है कि यानी वे किंगडम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो चुका है अब। जिसके बाद लोग दोबारा अपने सफर को शुरू करते हैं और कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर ये जुआन यहाँ पे फोर्थ प्रिंस से पूछता है कि यहाँ पे टोटल 4 कैरेज हैं, एक के अंदर फोर्थ प्रिंस बैठा हुआ है और एक के अंदर यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, लेकिन बाकी 2 के अंदर कौन बैठा हुआ है। जिसपे फोर्थ प्रिंस आगे से बताता है कि एक के अंदर मेरा भाई है और दूसरे के अंदर एक गॉड बैठा हुआ है। हालांकि ये जुआन को इस गॉड वाली बात के ऊपर यकीन नहीं होता है, लेकिन फोर्थ प्रिंस बताते रहता है कि मेरे बड़े भाई ने यहाँ पे एक ऐसे गॉड को इन्वाइट किया है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये जुआन का जो साथी था वो आगे से कहता है मुझे आपका ये अंदाज पसंद आया मजाक मस्ती वाला, लेकिन इतना भी झूठ ना बोलिए कि लोटा ही बह जाए। तथा कि लड़कियां भी आगे से हंसते हुए फोर्थ प्रिंस से कहती है कि आपने कहा था कि यहाँ पे एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर भी है, क्या वो गॉड का एनिमी नहीं होगा? और क्या आपको पता भी है कि एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? इस पे फोर्थ प्रिंस उससे कहता है मजाक नहीं कर रहा हूँ यार मैं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैंगलैंग वुल्फ मोनार्क आ जाता है। इसको देख के ये जुआन के फटके 4 हो जाती है और वो आगे से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिफ्थ प्रिंस आगे से कहता है डरो नहीं, ये मेरे भाई का पेट है कैंग वुल्फ मोनार्क। इसके बाद जिन्युए अपने कैरेज से बाहर निकलता है और वो वुल्फ को अपने पास बुलाता है। फिर जब ये दोनों महिला मित्र यहाँ पे जिन्युए की तरफ देखती हैं तो फिर इन्हें पता चल जाता है कि जिन्युए की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है इनके लिए। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जमीन को तोड़ते हुए यहाँ पे कई सारे बैंडिट्स बाहर निकलते हैं, बेसिकली लुटेरे, और इस साले रेत के अंदर दबे हुए थे। साले सांस कैसे ले रहे थे तुम? अजगर हो गया या फिर रेटल स्नेक हो? रेटल स्नेक रेत के अंदर रहता है और छुपा लेता है खुद को, मतलब वो रेतीले इलाकों में रहता है। बेरगस ने खाया भी तो था सर काट के उसका, देखा नहीं तुमने? खैर वुल्फ जुआन को यही बताने के लिए आया हुआ था। खैर लुटेरे बाहर निकलते हैं, यहाँ पे इन लोगों से कहते हैं कि औरतें और पैसे यहीं पे ही छोड़ दो। इसके बाद वो एक महिला मित्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है यू कम हियर। तो उसी टाइम पे ये जुआन के साथ जो उसका साथी था वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस बंदे की कल्टीवेशन इस बंदे से ज्यादा थी, इसलिए वो यहाँ पे अपने अटैक को पीछे की तरफ थ्रो करता है, जिससे ये जुआन को जो साथी था वो दूर जाके गिरता है और एक स्लैश के अंदर ही वो हारा जाता है। इसी के लिए ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पे गोल्डन रियलम पे थे, इसलिए ये जुआन सभी लोगों से कहता है कि और कहीं पीछे हट जाओ और सावधानी के साथ हमला करना, ये गोल्डन कोर रियलम का कल्टीवेटर है। वह पिताई से उस लुटेरे से कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन और एक्सीलेंसी यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम तक पहुंच चुकी है, तुम बे नाम के तो होगे नहीं, अपना नाम ही बकुर दो। जिस पे ये लुटेरा अपना नाम यहाँ पे गोंगसुन बताता है, जिस पे
पे ताइसी हम लोगों को बताता है कि गोंगसुंग काफी बहुत बड़ा लुटेरा है जिसने यहाँ पे जिंग वांग सेक्रेट के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक किया था और वो सभी यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग पे थे, लेकिन वो सभी एक रात के अंदर ही हारे गए और पूरी नाइट सक्सेसफुल हो गई। सॉरी, हाइस्ट लुटेरे ही तो है ये, जिसपे ये सभी वुकिंग किंगडम के जितने भी डिसाइपल थे इन सभी की फटके चार हो जाती है। जिसपे लुटेरा आगे से हंसते हुए कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोगों को मेरी अचीवमेंट्स के बारे में पता होगा। अब अगर तुम पैसे और आरते छोड़ के नहीं भागते हो तुम सभी भी हेल के अंदर जाके उनसे ही मिलोगे। और ये अपने यहाँ पे कल्टीवेशन को रिलीज कर रहा था, लेकिन ताइसी यहाँ पे जुन्युवे की तरफ देखता है तो उसे कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, वो तो बैठे बैठे बोर हो रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जुन्युवे यहाँ पे वुल्फ से कहता है कि खड़े क्या हो यार, किस लिए पाला है तुम्हें, जाओ और जाके उनको थोड़ा तसरीफ पे स्क्रैच मार के आओ। जिसपे कैंग वुल्फ आगे से अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है और उसको यहाँ पे लुटेरे के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, जिससे ये सभी एकदम धलक ही जाते हैं पीछे की तरफ। महिला मित्र आगे से कहती है कि ये वुल्फ तो यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम पे है। खैर इसके बाद वुल्फ यहाँ पे लुटेरे के ऊपर हमला कर देता है, तो लुटेरे आगे से अपनी शॉट की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और लुटेरा आगे से कहता है तू मॉन्स्टर, तुझे लगता है कि तू शक्तिशाली है लेकिन तू बस एक दो कौड़ी का कुत्ता है और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लुटेरा आगे से यहाँ पे मल्टीप्लाई स्पेल का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को बड़ा करने लगता है। जिन्हें उस टेक्निक को पहचान जाता है और आगे से कहता है ये तो कियान डाओ क्लैन की इंटरेस्टिंग टेक्निक है ना, जिसको होकागे कहते हैं। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लुटेरा आगे से जैसे स्पेल का इस्तेमाल करता है तो वो अपने साइज का बड़ा होने की वजह से वुल्फ को उठा के नीचे पटकता है और शॉट से उसकी गर्दन चीरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि हाफ आई उस लुटेरे के ऊपर अटैक करता है और एक ही स्ट्राइक में उस लुटेरे को दूर गिरा देता है और आगे से कहता है अमिताभा अमिताभा। इस पे लुटेरा आगे से पूछता है टकले तू है कौन बे, और ये मन के अंदर सोचता है कि जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिली थी वो पूरी तरीके से गलत है, यहाँ तक कि वो फिफ्थ प्रिंस को भी नहीं देख पा रहा है। फिफ्थ प्रिंस भाई बहुत हरामी है भाई, वो मरने के बाद भी किन्वे को उंगली करके जा रहा है। इसके बाद फाई आगे से अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लुटेरे के ऊपर हमला कर देता है। पाम अटैक जैसे यहाँ पे लुटेरे के साथ टकराता है तो लुटेरे की हड्डी पसली टूट के बिखर जाती है, यहाँ तक कि उसकी स्पाइन बोन भी टूट जाती है पूरी तरीके से। खैर बाकी लुटेरों का लीडर मर चुका है तो इनकी बुंड फटना जायज है, एज यूजुअल मानवा से उम्मीद की जा सकती है। तो ये सभी भागने लगते हैं, कहते अपनी जान बचा के भागो। जिन्होंने आगे से भाई रेतीली पंछी बाहर निकाल लेता है, कहते अभी बताता हूँ। जिसके बाद वो खटाखट पीठ छाती चुत्तड़ हर जगह पे गोली मारता है और इन्हें मार देता है। लेकिन जिन्युवे को बाद में पता चलता है कि इन लोगों का लीडर अभी तक मारा नहीं है, तो वो उसके पास जाता है, कहता है जिंदा हो यार, छोड़ दो क्या तुम्हें तड़पते रहो, लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट चले जाएंगे। जिसके बाद वो उसके माथे के ऊपर भी गोली मार के उसे मार देता है और आगे से धुएं के ऊपर फूंकते हुए कहता है आई एम द बॉस। 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, इतना भी बुरा नहीं था। जिसपे वुकी किंगडम के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और सबकी नजरें यहाँ पे रेतीली पंछी की तरफ ही थी। वहीं पे फोर्थ प्रिंस आगे से चीखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा भाई किसी से कम नहीं है और उसकी उम्र पे ना जाना। उसने हाल ही में यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया है। जिसपे जुन्युवे अपने मन के अंदर सोचता है इसकी भी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी क्या। जिसके बाद जुन्युवे यहाँ पे तासी से कहता है कि गोल्डन रियलम कल्टीवेटर काफी ज्यादा रेयर होते हैं, जरा इसकी बॉडी चेक करना, शायद से कुछ हमें कमाल का मिल जाए। इस पे ताइसी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो लीडर की बॉडी जब उसे चेक करता है तो फिर उसके पास एक लेटर निकलता है। ताइसी यहाँ पे जुन्युवे से कहता है ये लेटर आपको खुद ही चेक करना चाहिए। जुन्युवे जब उस लेटर को चेक करता है तो फिर ये लेटर यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस नहीं लिखा था जुन्युवे की प्लानिंग के लिए कि अगर वहां पे बच गया तो यहाँ पे मर जाएगा। जुन्युवे भी आगे से यही कहता है कि साला ये मुझे अब भी उंगली कर रहा है मरने के बावजूद। इसके बाद जुन्युवे पीछे मुड़ता है और यहाँ पे असैसिन लीडर से पूछता है क्या वो किसी ऐसे को जानते हैं जिसका नाम है डार्क आउल है। इस पे असैसिन लीडर आगे से बताता है कि हाँ वो डार्क आउल को जानता है। वो जुन्युवे को बताता है कि डार्क आउल यहाँ पे डार्क नाइट पवेलियन से आता है जो कि यहाँ पे नैनजो डायनेस्टी के अंदर है और पूरे साउथर्न रीजन के अंदर उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा है। डार्क नाइट पवेलियन एक तरीके से पूरी किलर फोर्स, एकदम प्योर किलर फोर्स। अगर तुम उन्हें यहाँ पे इनफ अमाउंट में स्पिरिचुअल स्टोन दे देते हो तो फिर वो कोई भी काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पक्का करेंगे। और लोगों के लिए स्पिरिचुअल स्टोन ही भगवान है और सब कुछ उनके लिए ही जागीर है, वो स्पिरिचुअल स्टोन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जुन्युवे आगे से पूछता है क्या वो लोग यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को मार सकते हैं जो कि वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे हो। इस पे असैसिन लीडर आगे से करता है कि हाँ वो मार सकते हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल स्टोन ही भगवान है। जुन्युवे यहाँ पे सभी लोगों से पूछता है क्या वो सच में लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसपे फाही यहाँ पे जुन्युवे को बताता है कि उसने भी यहाँ पे डार्क नाइट पवेलियन के बारे में सुना है जो कि साउथर्न टेरिटरी के अंदर रहते हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों के अंदर हिम्मत होती है जो कि यहाँ पे डार्क नाइट पवेलियन को उंगली कर सके। अगर किसी कल्टीवेटर को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे अच्छे अमाउंट में पैसा दे के अपने नाम को हटवा सकते हैं उनकी किलर लिस्ट से, यानी कि लिए पैसा ही उनका भगवान है, जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए काम किया जाएगा। सिंपल रूल है भाई उनका। जुन्युवे को आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मन के अंदर कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो डार्क नाइट पवेलियन हो या फिर लाइट आउल हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे खिलाफ कुछ भी करते हैं तो फिर वो पक्का मारे जाएंगे। और वो मन के अंदर यही सोचता है कि उसके पास यहाँ पे ग्रेट वेगा है तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है और जुन्युवे को यहाँ पे मंथली अपॉर्चुनिटी दी जाती है गॉड समन करने के लिए, यानी हर एक मौके में इसे यहाँ पे हर एक महीने में इसे यहाँ पे मौका मिलेगा एक गॉड समन करने का। जिसके बाद हम लोग जुन्युवे को देखते हैं जो कि बाहर ही रुका हुआ था और डाजी उसी के बगल में सो रही थी। जिसके बाद वो सिस्टम को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए गॉड या फिर डिमन को समन कर दो। इसके बाद यहाँ पे जुन्युवे के लिए
उसका समन किया जाता है, इसकी लॉयल्टी 100 थी, एकदम फुल्ली वैल्यू पे थी। वहीं जुनवे जब यहाँ पे ब्लैक पिच में देखता है उस कैरेक्टर को, बेसिकली हुज द पोकेमॉन, तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये ह्यूमन तो हो ही नहीं सकता है, इसके सर के ऊपर सींग है जो कि यहाँ पे हिरन के सींगों की तरह लग रहे हैं और इंग्लिश में इन्हें डियर एंडलर्स कहा जाता है। जिससे जुनवे को समझ में आ जाता है कि उसने यहाँ पे एक ड्रैगन गर्ल को समन किया है और इसके मुंह से लार बहते हुए कहती है अगर ये पक्का एक ड्रैगन गर्ल है तो फिर इसे सुंदर होना चाहिए। वेब सिस्टम यहाँ पे जुनवे को थोड़ा बहुत हिंट भी देता है कि गोवानियन बोधिसत्व के अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां रहती हैं जिनमें से मेल को यहाँ पे सैनकाई कहा जाता है और वहीं पे फीमेल को ड्रैगन गर्ल बुलाया जाता है, जो कि यहाँ पे ईस्ट चाइना सी के ड्रैगन किंग की यंगेस्ट डॉटर है। जिससे जुनवे को समझ में आ जाता है कि कोई तो नया माल आने वाला है, लोली हो सकती है या फिर और कुछ भी हो सकता है। सिस्टम उसे ये भी बताता है कि ड्रैगन गर्ल यहाँ पे बुद्धिसत्व को फॉलो नहीं करते हैं, अब वो बड़ी होकर एक खूबसूरत फ्लावर की तरह बन चुकी है। साथ ही में सिस्टम यहाँ पे जुनवे को ये भी बता देता है कि उस ड्रैगन गर्ल का यहाँ पे प्रीवियस बॉडी ओनर के साथ कनेक्शन है, यानी कि जिसकी बॉडी है उसके साथ कुछ कनेक्शन था उस लड़की का, जो भी तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद जुनवे यहाँ पे डाजी से कहता है कि तुम यकीन करो ना करो, कल एक लड़की आएगी मेरे साथ रहने के लिए। इस पे डाजी को यकीन नहीं होता, वो आगे से कहती शकल देखी है अपनी, सुअर जैसी है, कीचड़ में घूमोगे तो सुअर ही लगोगे, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी औरत आगे तुम्हारे लिए फॉलोवर बन जाएगी, अगर ये हो भाई तो तुम्हारे सपने में होगा सिर्फ। लेकिन जुनवे आगे से आपदा को अवसर में बदलते हुए कहता है शर्त लगाना चाहोगी, अगर मेरी बात सही हुई तो फिर तुम मुझे किस करोगी। जिस पे डाजी आगे से कहती है कि वो उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन अगर जुनवे हार गया तो फिर वो क्या दाव पे लगाएगा। जिस पे जुनवे आगे से कहता है अगर मैं हार गया तो फिर तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो, जिसके लिए डाजी तुरंत मार जाती है, ये बहुत गंदा कुटेगा। सिस्टम भैया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई गिलिच मार दो ना, पहुंचा इसका 2 दिन के लिए समन, मैं इसे कुटते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग कैंगलैंग किंगडम की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और जुनवे आगे से बताता है कि इन लोगों ने भी काफी ज्यादा भारी लॉस का सामना किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि साले हमें मारने या फिर रोकने की कोशिश न करें। इस पे ताइसी आगे से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एम्परर यहाँ पे इतना बड़ा बुद्धू नहीं है कैंगलैंग का कि वो कुछ ऐसे ही कर दे, लेकिन इस बात की संभावना भी नहीं है कि वो कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन कुछ ऑफिशियल और कुछ कल्टिवेटर है जो कि यहाँ पे अपनी कंट्री के लिए बदला लेना चाहते हैं। बेसिकली सिटी छिन चुकी है ना, तो ये लोग थोड़ा बहुत लॉस करना चाहते हैं कियानवे सिटी का। जिन्हें अपने मन के अंदर सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कल्टिवेटर आके मुझसे ही टकराए ताकि मुझे कुछ फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सके। उसी टाइम पे इन लोगों को बहुत बड़ी जोर से दहाड़ की आवाज सुनाई देती है, जिसपे ये लोग ऊपर उठ के देखते हैं तो फिर इन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है जो लगातार इन्हीं की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहा था। जिन्हें को पता था कि ये तो उसी का सामान है, लेकिन बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ड्रैगन इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस क्रीचर होता है और उन लोगों ने आज तक कभी ड्रैगन देखा ही नहीं था। सोल्जर्स तो आगे कहने लगते हैं कि ये तो भगवान है, घुटने टेको इसके सामने, जिसके बाद वो सभी अपना सर झुकाने लगते हैं। डाजी और बाकी लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जिन्वे अपने मन के अंदर सोच रहा था कि तो साला अमेरिकन लिजार्ड लगता है, यानी कि छिपकली। खैर वो ड्रैगन लगातार जिन्वे की तरफ आगे ही बढ़ते रहता है, एकदम फ्यूजन में, गुस्से में एकदम। सोल्जर्स तो अपने घुटने ही टेक लेते हैं, ये कहते हुए कि बस बहुत हुआ, जीवन मेरा निकट है। लेकिन हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि ड्रैगन के सामने ही जाके खड़ा हो जाता है और घुटने तो छोड़ो वो साला झुक तक नहीं रहा था। ताइसी और बाकी लोग यहाँ पे जिन्वे से कहते हैं कि घुटने टेक दे भाई, ड्रैगन को गुस्सा ना दिला, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होकर अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आता है, सॉरी आती है, और जिन्वे को ब्रदर कहते हुए उससे लिपट जाती है, ये कहते हुए कि मैंने थारे को काफी ज्यादा मिस किया। इसके बाद हमें जिन्वे के इस वाले समन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है प्रिंसेस नैन हाई लॉन्ग जी लॉन्ग, जो कि एक मिथोलॉजिकल लेजेंड है। रेस है ड्रैगन रेस, कल्टीवेशन है वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की लास्ट लेयर, डिवाइन एबिलिटी है ट्रू ड्रैगन गॉड मेथड, और सुपर नेचुरल पावर्स हैं ट्रू ड्रैगन बॉडी, ड्रैगन ब्रेथ, कॉलिंग विंड एंड रेन। लॉयल्टी के बारे में पता है जो एकदम फुल है। ये तो जिन्वे के साथ चिपकी हुई थी, ये कहते हुए मैंने तारे को काफी ज्यादा मिस किया। और जो यहाँ पे सिस्टम बता रहा था कि यहाँ पे नैन हाई का कनेक्शन यहाँ पे पुराने बॉडी ओनर के साथ में, तो फिर अब हमें पता चलता है कि दरअसल जब रियल बॉडी ओनर यानी कि असली बॉडी का मालिक छोटा हुआ करता था तब वो यहाँ पे नैन हाई के साथ मिला हुआ था, और तब उसने यहाँ पे नैन हाई का काफी ज्यादा अच्छा ख्याल रखा था कुछ महीनों के लिए। इसके बाद ड्रैगन किंग आया और नैन हाई को अपने साथ लेके चला गया, और अब ये सारी मेमोरीज यहाँ पे जिन्वे को याद आ रही है। और जिन्वे सिस्टम से कहता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था कि मैं 2 कौड़ी के थर्ड प्रिंस के साथ बॉडी से मिला हुआ, तो उसकी मेमोरीज मेरे पास हैं, लेकिन तुमने मुझे उनका एक्सेस नहीं दिया। इस पे सिस्टम जिन्वे को बताता है कि फैक्ट ये है कि जब जिन्वे पैदा हुआ था तभी उसकी सोल यहाँ पे इस बॉडी के साथ जुड़ चुकी थी, यानी कि रियल ओनर की बॉडी के साथ में। लेकिन सोल पावर कंजप्शन और दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था, मतलब टफ था। इसलिए सिस्टम ने यहाँ पे बॉडी की मेन कॉन्शियस यानी कि रियल बॉडी ओनर की जो सोल है उसको बॉडी से अलग होने का इंतजार किया, और जैसे ही उसकी सोल अलग हुई बॉडी से तो फिर उसने यहाँ पे जिन्वे को उसके साथ जोड़ दिया, बेसिकली रिप्लेस कर दिया। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो होस्ट है और जो पहला मालिक था बॉडी का, उन दोनों की कॉन्शियसनेस इस बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। इससे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि जैसे यहाँ पे 5th प्रिंस मारा गया तो ओरिजिनल बॉडी की जो यहाँ पे मेमोरीज थी और कॉन्शियसनेस थी वो पूरी तरीके से अलग हो गई, और अब वो सब कुछ यहाँ पे जिन्वे को दिखाई दे रहा है। सिस्टम जिन्वे को बताता है कि जब उसका लेवल यहाँ पे हाई हो जाएगा, कल्टीवेशन उसकी हाई हो जाएगी, तब उसे यहाँ पे समन को वेट करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी ये गॉड को समन करेगा वो ऑन द स्पॉट ही अपीयर हो जाएंगे। जिन्वे उसे कहता है कि ये सारे सवाल मैं तुमसे बाद में पूछूंगा,
पूछूंगा अब ये इन्हें अपने मुंह में दबा के रखो। लेकिन हम लोग नैन हाई को देखते हैं जो कि चिपकी हुई थी, वो एकदम मधुमक्खी की तरह जुन्वे से चिपकी हुई थी, दूर ही नहीं हट रही थी। इस पे ताइसी और फोर्थ प्रिंस आगे से कहते हैं कि हमें भाई थोड़ा सा गांजा लाओ, हम उसे फूकना चाहते हैं क्योंकि ऐसे तो ये चीज हजम नहीं होने वाली है हमें। वहीं पे डाजी और फा हाई भी नैन हाई को देख के हैरानी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने आज तक कभी भी ड्रैगन को नहीं देखा था। वहीं पे हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि नैन हाई से कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो जाओगी, हमने सोचा भी नहीं था। इस पे नैन हाई भी आगे से यही कहती है कि उसे भी यही लगा था कि वो जिन्वे को दोबारा नहीं देख पाएगी, लेकिन कल रात अचानक से किसी मिस्टीरियस फोर्स ने यहाँ पे उस बैरियर को तोड़ दिया जो कि यहाँ पे उसे ईस्ट सी के साथ रोके हुए था। अब बैरियर के टूटते ही वो यहाँ से बाहर आ गए और सेनेट की वजह से उसने यहाँ पे जिन्वे को ढूंढ लिया। रियल बॉडी की खुशबू जो थी भाई बॉडी की खुशबू है, वही वाली लाइन फिट होती है, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सिस्टम ने यहाँ पे नैन हाई को किसी दूसरी दुनिया से नहीं बुलाया है, वो इसी वर्ल्ड के अंदर थी जहाँ पे जिन्वे की रियल बॉडी है। अब बस नैन हाई का कनेक्शन यहाँ पे पिछले वाले ओनर के साथ में था और नैन हाई ने यहाँ पे जिस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में बताया वो सिस्टम ही था साला, जिसने बैरियर को तोड़ दिया और नैन हाई आजाद हो चुकी और वो जिन्वे के पास में आ गई। उम्मीद करता हूँ सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे नैन हाई से कहता है कि चलो मैं तुमको बाकी लोगों से मिलवा देता हूँ, और वो बाकी लोगों से कहता है कि ये नैन हाई है ड्रैगन प्रिंसेस, अब से ये मेरे साथ ही रहेगी और फ्यूचर में मुझे असिस्ट करेगी। जिसपे फाई आगे से कहता है कि ड्रैगन क्लैन काफी ज्यादा बड़ा है और वो सदियों से ही यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है एशियन टाइम से, इसीलिए वो यहाँ पे जिन्वे से पूछता है कि इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है। जिसपे यहाँ पे नैन हाई खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो कभी भी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से नहीं मिली है अपने पैदा होने के टाइम से, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे उसे ईस्ट चाइना सी के ड्रैगन किंग ने अपनी यंगर डॉटर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, बेसिकली अडॉप्ट कर लिया। नहीं तो उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही गंभीर होती और वो भीख मांग रही होती, और जब वो भीख मांग रही थी तब यहाँ पे जिन्वे ने उसकी मदद की, सॉरी रियल ओनर ने मदद की, और तब तक उसका ख्याल रखा जब तक यहाँ पे ड्रैगन किंग ने उसे अडॉप्ट नहीं कर लिया। इसके बाद वो जिन्वे से चिपकते हुए कहती है कि अब वो उसे कभी भी यहाँ पे नहीं छोड़ के जाएगी और हमेशा उसके साथ ही रहेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है और हम लोग जिन्वे और डाजी की बेट को अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये साले क्या करते हैं। हाँ यार, मैं साला सेकंड एपिसोड की रिकॉर्डिंग खत्म कर चुका हूँ और अभी तक पहला एपिसोड भी अपलोड नहीं किया और तीसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। यार तुम्हें क्या है, तुम्हारे तो मजे ही हैं, सीरीज चले ना चले तुम्हें तो 3 एपिसोड मिल ही जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय, सायोनारा।